बारिश तेज होती जा रही थी। वही आयशा बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी हसीन ख्वाब में खोई हो। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं और होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वो किसी से कुछ कह रही हो, शायद किसी को पुकार रही हो। वही रणविजय जिसको नींद नहीं आ रही थी, वो आयशा के चेहरे को निहार रहा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि इस वक्त वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर जिस हाल में थे, रणविजय के लिए खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। आयशा की वो मासूमियत, उसकी खूबसूरती और उसके होंठों का हल्का हल्का हिलना, ये सब रणविजय को बेचैन कर रहा था। तभी रणविजय को ऐसा फील हुआ, शायद आयशा सपने में किसी को किस कर रही हैं, इसलिए वो अपने होंठ हिला रही हैं, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी लेडी अपने ख्वाबों में भी किसी और के बारे में सोचे। गुस्से और जलन का एक तूफान उसके दिल में उठ गया। रणविजय की नज़रें आयशा के होंठों पर टिक गईं। गुस्से से उसने आयशा के होंठों पर बाइट कर दिया। आयशा नींद में हल्का सा सिसकी और बिस्तर पर करवट ली, पर आंखें नहीं खोलीं। रणविजय का गुस्सा और बढ़ गया। वो चाहता था कि ख्वाबों में भी आयशा सिर्फ उसकी हो। फिर रणविजय ने उसके चेहरे पर अपने होंठ रख दिए, गालों को चूमा, उसकी गर्दन पर धीरे से बाइट किया। आयशा की सिसकियां निकलने लगी। रणविजय अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने आयशा के कानों बाइट करके ब्लैंकेट को हटते हुए आयशा के कंधों पर किस के बाद बाइट करके उसके कोलर बोन की तरफ बढ़ जाता है। रणविजय की पैशनेट हरकतों से आयशा की मदहोश भरी सिसकियां बढ़ रही थी। रणविजय के हाथ आयशा के पेट तक पहुंच चुके थे। उसने वहां हल्का सा टच किया और फिर उसकी थाई तक आ गया। रणविजय की हर किस, हर बाइट में एक पागलपन था, एक जुनून, जैसे वो आयशा को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता हो। आयशा नींद में सिसक रही थी, लेकिन रणविजय को उसकी ये सिसकियां और भी वाइल्ड बना रही थीं। नींद में ही आयशा के हाथ रणविजय के बालों में चलने लगे थे। रणविजय एक साइड होकर आयशा के पूरे बदन को अपने होंठों से महसूस करके लव बाइट बना रहा था। रणविजय आयशा को हासिल करने के लिए तैयार था। रणविजय आयशा की कमर को होल्ड करता है और आयशा को अपने आगोश में भरने लगता है। तभी आसमान में जोरदार बादल गरजता है। रणविजय अचानक ही अपने संज में आता है और खुद को और आयशा को इतने करीब देखकर उसके होंठों के कोने मुड़ जाते हैं। वो आयशा की कमर को सहलाते हुए बोला, फास्ट नाइट तो मैं तब सेलिब्रेट करेंगे जब तुम अपने होशोहवास में होगी। इस मिल का दर्द और एहसास तुम्हें उम्र भर याद रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। रणविजय अपनी बात बोलकर तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए आयशा की बगल में लेटकर उसको अपनी बाहों में भरकर आयशा के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी आंखों पर किस करके बोला, गुड नाइट बटरफ्लाई, लास्ट टाइम। फिर रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय के विला में शमशेर लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें लगातार रणविजय की फोन की लोकेशन ट्रैक करने के प्रयास में स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। दूसरे बॉडीगार्ड ने चिंतित होकर कहा, सर, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाए। शमशेर ने गहरी सांस ली और फिर से ट्रैकिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, हर पल कीमती है। वह अपने बॉस के प्रति वफादार था और किसी भी हाल में उसे ढूंढ निकालने का इरादा रखता था। उसने ट्रैकिंग को तेज किया और आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद स्क्रीन पर एक सिग्नल चमकने लगा। मिल गया। शमशेर की आवाज में राहत और उत्साह था। बॉस, लोकेशन ट्रैक हो गई है। उसने तेजी से बाकी बॉडीगार्ड्स को बुलाया, सब लोग तैयार हो जाओ, हमें तुरंत निकलना है। वो लोग तुरंत निकल जाते हैं। शमशेर ने जीपीएस पर लोकेशन को देखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पूरा काफिला तेजी से उस दिशा में निकल पड़ा जहां रणविजय का फोन आखिरी बार एक्टिव था। वही सूरज की नर्म किरणें खिड़की से छनकर झोपड़े के अंदर आ रही थीं। आयशा धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रही थी। उसने अपना सिर हल्का भारी महसूस किया, जैसे कोई बोझ हो। उसने धीरे से आंखें खोली और खुद को रणविजय की बाहों में पाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ देर के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो रणविजय के इतने करीब कैसे पहुंच गई। तभी को अपनी लोअर बॉडी पर रणविजय का भारी हाथ महसूस होता है। आयशा घबराते हुए ब्लैंकेट के अंदर झांका कर देती हैं, तो घबराकर चिल्ला पड़ी, ये क्या है? उसकी तेज चीख से रणविजय की भी नींद खुल गई। वो थोड़ी देर तक चुपचाप आयशा को देखता रहा, उसकी घबराहट और डर भरी आंखों को। फिर गहरी सांस लेकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम पागलों की तरह चीख क्यों रही हो? आयशा ने रणविजय की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहों में लेकर सोने की? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसके शब्दों में गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज में डर भी झलक रहा था।
वो रणविजय से खुद को जितना दूर करना चाहती, उतना ही वो उसकी बाहों में जकड़ी हुई महसूस कर रही थी। रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखों में अब एक सख्त नज़र थी। उसने आयशा को और भी मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया और पास आकर धीमे मगर कठोर लहजे में बोला, क्योंकि तुम मेरी हो। आयशा की सांस अटक गई। उसने रणविजय की आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा और अधिकार का मिश्रण था, जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। आयशा के दिल में अभी भी गुस्सा था, पर वो रणविजय की इस अजीब सी जिद और गुस्से को समझने में नाकाम थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द कहीं गले में ही अटक गए। रणविजय ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम चाहे कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन सच यही है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हें ये बात समझनी होगी। बटरफ्लाई। आयशा ने रणविजय की बाहों से खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी जकड़न इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पाए। रणविजय की आंखों में वो गुस्सा और अधिकार देखकर उसकी पूरी हिम्मत टूटने लगी। रणविजय के शरीर के टच से आयशा के बदन में बिजलियां दौड़ रही थी। आयशा ने धीरे से आंखें बंद कर ली और खुद को रणविजय की बाहों में ढीला छोड़ दिया। रणविजय ने कुछ देर तक उसे ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़े रहा, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो हमेशा उसके पास रहेगी। झोपड़े में अब सिर्फ सूरज की रोशनी और दोनों की तेज सांसों की आवाज आ रही थी। रणविजय आयशा के बॉडी पर अपना एक हाथ फ्लो करते हुए बोला, बटरफ्लाई डरो मत, अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। हमारे मिलने के वक्त के एहसास में चाहता हूँ, तुम अपने होशोहवास में फिल करो। आयशा अपनी आंखें बंद करके आंसू बहने लगती हैं। फिर रणविजय आयशा से दूर होकर बेड से उठाता है और अपनी शेरवानी पहनता है और आयशा का लहंगा बेड पर रखकर बोला, चलो कपड़े पहनो। आयशा सिसकते हुए बोली, मैं इस हाल में आपके सामने नहीं आऊंगी। रणविजय आयशा को घूरते हुए बोला, ओके, मैं दीवार की तरफ फेस करके खड़ा हो जाऊंगा, तुम जल्दी से चेंज कर लो। आयशा रणविजय को झोपड़े से बाहर जाने को बोलती है। रणविजय गुस्से में दांत भींच कर बोला, मुझे लगता है मुझे खुद ही अपने हाथों से तुम्हें कपड़े पहने होंगे। आयशा रणविजय की बात सुनकर मुंह बना लेती है। रणविजय दीवार की तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाता है। आयशा ब्लैंकेट से खुद को कवर करके बेड से खड़ी होती है और फटाफट अपने कपड़े पहन लेती है। आयशा रणविजय के पास आकर बोली, चलिए। रणविजय मुड़कर आयशा के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसके होंठों पर बेबी किस करके बोला, हम्म। वो दोनों जोपर से बाहर आते हैं। काबिले वाले उन दोनों को देखकर नोटी स्माइल कर रहे थे। काबिले का सरदार रणविजय और आयशा से बोला, तुम दोनों अब जा सकते हो। आयशा काबिले वालों को घूरती हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। आयशा उन काबिले वालों को मन ही मन गालियां दे रही थी। उनकी वजह से रणविजय ने उसको बेपर्दा देख लिया। रणविजय आयशा को अपने ही ख्यालों में घूम देखता है तो उसकी कलाई पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कहाँ खोई हुई हो। आयशा अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, कुछ नहीं, मैं तो जंगल से बाहर निकलने के बारे में सोच रही हूँ। रणविजय आयशा के गाल पर हाथ रखकर बोला, काबिले वालों को गालियां दे रही थी, क्यों सही बोल। आयशा की आंखें हैरानी से फैला जाती हैं। इस आदमी को उसकी मन की बात कैसे बात चली। रणविजय आयशा को हैरानी से खुद को देखकर डेविड स्माइल करते हुए बोला, बटरफ्लाई मुझे ऐसे क्या देख रही हो। आयशा रणविजय की बात सुनकर इधर उधर देखने लगती हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। जंगल से रणविजय और आयशा जिंदा निकल पाएंगे, जाने के लिए पढ़ते रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर और रेटिंग जरूर देना। ग्रीन बारिश तेज होती जा रही थी। वही आयशा बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी हसीन ख्वाब में खोई हो। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं और होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वो किसी से कुछ कह रही हो, शायद किसी को पुकार रही हो। वही रणविजय जिसको नींद नहीं आ रही थी, वो आयशा के चेहरे को निहार रहा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि इस वक्त वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर जिस हाल में थे, रणविजय के लिए खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। आयशा की वो मासूमियत, उसकी खूबसूरती और उसके होंठों का हल्का हल्का हिलना, ये सब रणविजय को बेचैन कर रहा था। तभी रणविजय को ऐसा फील हुआ, शायद आयशा सपने में किसी को किस कर रही हैं, इसलिए वो अपने होंठ हिला रही हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी लेडी अपने ख्वाबों में भी किसी और के बारे में सोचे। गुस्से और जलन का एक तूफान उसके दिल में उठ गया। रणविजय की नजरें आयशा के होंठों पर टिक गईं। गुस्से से उसने आयशा के होंठों पर बाइट कर दिया। आयशा नींद में हल्का सा सिसकी और बिस्तर पर करवट ली, पर आंखें नहीं खोलीं।
रणविजय का गुस्सा और बढ़ गया। वो चाहता था कि ख्वाबों में भी आयशा सिर्फ उसकी हो। फिर रणविजय ने उसके चेहरे पर अपने होंठ रख दिए, गालों को चूमा, उसकी गर्दन पर धीरे से बाइट किया। आयशा की सिसकियां निकलने लगी। रणविजय अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने आयशा के कानों बाइट करके ब्लैंकेट को हटते हुए आयशा के कंधों पर किस के बाद बाइट करके उसके कोलर बोन की तरफ बढ़ जाता है। रणविजय की पैशनेट हरकतों से आयशा की मदहोश भरी सिसकियां बढ़ रही थी। रणविजय के हाथ आयशा के पेट तक पहुंच चुके थे। उसने वहां हल्का सा टच किया और फिर उसकी थाई तक आ गया। रणविजय की हर किस, हर बाइट में एक पागलपन था, एक जुनून, जैसे वो आयशा को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता हो। आयशा नींद में सिसक रही थी, लेकिन रणविजय को उसकी ये सिसकियां और भी वाइल्ड बना रही थीं। नींद में ही आयशा के हाथ रणविजय के बालों में चलने लगे थे। रणविजय एक साइड होकर आयशा के पूरे बदन को अपने होठों से महसूस करके लव बाइट बना रहा था। रणविजय आयशा को हासिल करने के लिए तैयार था। रणविजय आयशा की कमर को होल्ड करता है और आयशा को अपने आगोश में भरने लगता है। तभी आसमान में जोरदार बादल गरजता है। रणविजय अचानक ही अपने संज में आता है और खुद को और आयशा को इतने करीब देखकर उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं। वो आयशा की कमर को सहलाते हुए बोला, फास्ट नाइट तो मैं तब सेलिब्रेट करेंगे जब तुम अपने होशोवास में होगी। इस मिल का दर्द और एहसास तुम्हें उम्र भर याद रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। रणविजय अपनी बात बोलकर तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए आयशा की बगल में लेटकर उसको अपनी बाहों में भरकर आयशा के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी आंखों पर किस करके बोला, गुड नाइट बटरफ्लाई, लास्ट टाइम। फिर रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय के विला में शमशेर लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें लगातार रणविजय की फोन की लोकेशन ट्रैक करने के प्रयास में स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। दूसरे बॉडीगार्ड ने चिंतित होकर कहा, सर, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाए। शमशेर ने गहरी सांस ली और फिर से ट्रैकिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, हर पल कीमती है। वह अपने बॉस के प्रति वफादार था और किसी भी हाल में उसे ढूंढ निकालने का इरादा रखता था। उसने ट्रैकिंग को तेज किया और आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद स्क्रीन पर एक सिग्नल चमकने लगा। मिल गया। शमशेर की आवाज में राहत और उत्साह था। बॉस, लोकेशन ट्रैक हो गई है। उसने तेजी से बाकी बॉडीगार्ड्स को बुलाया, सब लोग तैयार हो जाओ, हमें तुरंत निकलना है। वो लोग तुरंत निकल जाते हैं। शमशेर ने जीपीएस पर लोकेशन को देखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पूरा काफिला तेजी से उस दिशा में निकल पड़ा जहां रणविजय का फोन आखिरी बार एक्टिव था। वही सूरज की नर्म किरणें खिड़की से छनकर झोपड़े के अंदर आ रही थीं। आयशा धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रही थी। उसने अपना सिर हल्का भारी महसूस किया, जैसे कोई बोझ हो। उसने धीरे से आंखें खोली और खुद को रणविजय की बाहों में पाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ देर के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो रणविजय के इतने करीब कैसे पहुंच गई। तभी को अपनी लोअर बॉडी पर रणविजय का भारी हाथ महसूस होता है। आयशा घबराते हुए ब्लैंकेट के अंदर झांका कर देती है तो घबराकर चिल्ला पड़ी, ये क्या है? उसकी तेज चीख से रणविजय की भी नींद खुल गई। वो थोड़ी देर तक चुपचाप आयशा को देखता रहा, उसकी घबराहट और डर भरी आंखों को। फिर गहरी सांस लेकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम पागलों की तरह चीख क्यों रही हो? आयशा ने रणविजय की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहों में लेकर सोने की? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसके शब्दों में गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज में डर भी झलक रहा था। वो रणविजय से खुद को जितना दूर करना चाहती, उतना ही वो उसकी बाहों में जकड़ी हुई महसूस कर रही थी। रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब एक सख्त नजर थी। उसने आयशा को और भी मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया और पास आकर धीमे मगर कठोर लहजे में बोला, क्योंकि तुम मेरी हो। आयशा की सांस अटक गई। उसने रणविजय की आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा और अधिकार का मिश्रण था, जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। आयशा के दिल में अभी भी गुस्सा था, पर वो रणविजय की इस अजीब सी जिद और गुस्से को समझने में नाकाम थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द कहीं गले में ही अटक गए। रणविजय ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम चाहे कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन सच यही है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हें ये बात समझनी होगी, बटरफ्लाई। आयशा ने रणविजय की बाहों से खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी जकड़न इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पाए।
रणविजय की आंखों में वो गुस्सा और अधिकार देखकर उसकी पूरी हिम्मत टूटने लगी। रणविजय के शरीर के टच से आयशा के बदन में बिजलियां दौड़ रही थी। आयशा ने धीरे से आंखें बंद कर ली और खुद को रणविजय की बाहों में ढीला छोड़ दिया। रणविजय ने कुछ देर तक उसे ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़े रहा, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो हमेशा उसके पास रहेगी। झोपड़े में अब सिर्फ सूरज की रोशनी और दोनों की तेज सांसों की आवाज आ रही थी। रणविजय आयशा के बॉडी पर अपना एक हाथ फ्लो करते हुए बोला, बटरफ्लाई डरो मत, अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। हमारे मिलने के वक्त के एहसास में चाहता हूँ, तुम अपने होशोहवास में फिल करो। आयशा अपनी आंखें बंद करके आंसू बहने लगती हैं। फिर रणविजय आयशा से दूर होकर बेड से उठाता है और अपनी शेरवानी पहनता है और आयशा का लहंगा बेड पर रखकर बोला, चलो कपड़े पहनो। आयशा सिसकते हुए बोली, मैं इस हाल में आपके सामने नहीं आऊंगी। रणविजय आयशा को घूरते हुए बोला, ओके, मैं दीवार की तरफ फेस करके खड़ा हो जाऊंगा, तुम जल्दी से चेंज कर लो। आयशा रणविजय को झोपड़े से बाहर जाने को बोलती है। रणविजय गुस्से में दांत भींच कर बोला, मुझे लगता है मुझे खुद ही अपने हाथों से तुम्हें कपड़े पहने होंगे। आयशा रणविजय की बात सुनकर मुंह बना लेती है। रणविजय दीवार की तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाता है। आयशा ब्लैंकेट से खुद को कवर करके बेड से खड़ी होती है और फटाफट अपने कपड़े पहन लेती है। आयशा रणविजय के पास आकर बोली, चलिए। रणविजय मुड़कर आयशा के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसके होंठों पर बेबी किस करके बोला, हम्म। वो दोनों झोपड़ से बाहर आते हैं। काबिले वाले उन दोनों को देखकर नोटी स्माइल कर रहे थे। काबिले का सरदार रणविजय और आयशा से बोला, तुम दोनों अब जा सकते हो। आयशा काबिले वालों को घूरती हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। आयशा उन काबिले वालों को मन ही मन गालियां दे रही थी। उनकी वजह से रणविजय ने उसको बेपर्दा देख लिया। रणविजय आयशा को अपने ही ख्यालों में घूम देखता है तो उसकी कलाई पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कहाँ खोई हुई हो। आयशा अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, कुछ नहीं, मैं तो जंगल से बाहर निकलने के बारे में सोच रही हूँ। रणविजय आयशा के गाल पर हाथ रखकर बोला, काबिले वालों को गालियां दे रही थी, क्यों सही बोल। आयशा की आंखें हैरानी से फैला जाती हैं। इस आदमी को उसकी मन की बात कैसे बात चली। रणविजय आयशा को हैरानी से खुद को देखकर डेविड स्माइल करते हुए बोला, बटरफ्लाई मुझे ऐसे क्या देख रही हो। आयशा रणविजय की बात सुनकर इधर उधर देखने लगती हैं। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। गहरे जंगल के अंदर पेड़ पौधों के बीच रणविजय के बॉडीगार्ड शमशेर और बाकी टीम काफी रात से खोजबीन कर रहे थे। चारों तरफ घना जंगल और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। शमशेर के माथे पर पसीना छलक रहा था, लेकिन उसकी निगाहें लगातार रणविजय को खोजने में लगी थीं। तभी एक बॉडीगार्ड की आवाज ने माहौल में गूंजी, शमशेर सर, यहाँ देखिए। उसने झाड़ियों के पास झुकते हुए जमीन से कुछ उठाया। शमशेर ने पास जाकर देखा, वो रणविजय की रिस्ट वॉच थी। उसकी आंखों में तुरंत चिंगारी सी चमकी। बॉडीगार्ड शमशेर ने कहा, ये तो बॉस की वॉच है। इसका मतलब बॉस यहीं से गुजरे हैं। हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। शमशेर ने वॉच को ध्यान से देखा, फिर आसपास की जमीन का जायजा लिया। सही कह रहे हो, इसका मतलब यही है कि बॉस यहीं हैं, कहीं पास में ही। सभी को अलर्ट कर दो, इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बाकी बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया और सावधानी से उस दिशा में चलने लगे जहां से लिस्ट वॉच मिली थी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय और आयशा जंगल में अब भी भटक रहे थे। दोनों रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना वो आगे बढ़ते उतना ही जंगल और घना होता जा रहा था। आयशा का चेहरा थकान और चिंता से भरा हुआ था, जबकि रणविजय की आंखों में सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, मानो उसे इस हालात की कोई परवाह नहीं। अचानक उससे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। सामने से वही गुंडे आ गए। उनकी कमर में तलवारें लटकी हुई थीं और चेहरे पर बुरी नीयत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एक गुंडा, जो शायद उनका लीडर था, आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, छोकरी, हमें देकर अपनी जान बचा ले, नहीं तो तेरा भी काम तमाम हो जाएगा। आयशा ये सुनते ही डर के मारे रणविजय के पीछे छुप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने रणविजय की शेरवानी पीठ पर से कसकर पकड़ ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि अब क्या होने वाला है। रणविजय ने एक नज़र आयशा की तरफ डाली, फिर ठंडे लहजे में गुंडों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रूर गुस्सा था। उसने आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे कर दिया और कड़क आवाज में बोला, इस लड़की को तुम तभी ले सकते हो जब तुम मुझे हरा सको। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि वो गुंडों के चेहरे पर पल भर के लिए झिझक पैदा कर गया। आयशा हैरान थी। रणविजय की बात सुनकर उसकी घबराहट और बढ़ गई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रणविजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो उसके साथ है और उसे कुछ नहीं होने देगा।
तभी गुंडों ने तलवारें खींच ली और रणविजय की तरफ बढ़ने लगे। रणविजय निहत्था था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। एक गुंडा उसकी तरफ तेजी से तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन रणविजय ने तेजी से एक साइड में होकर उसकी गर्दन पर ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। अब बाकी गुंडे भी रणविजय पर टूट पड़े। उनकी तलवारें चमक रही थीं, लेकिन रणविजय की फुर्ती के आगे वो कहीं टिक नहीं पाए। रणविजय ने एक गुंडे की तलवार उसके हाथ से छीन ली और उसकी गर्दन पर इतनी जोर से वार किया कि वो वहीं गिर पड़ा। बाकी गुंडे भी डर गए, लेकिन रणविजय के गुस्से ने उन्हें घेर लिया था। रणविजय ने एक गुंडे की तलवार लेकर एक एक करके उन सब गुंडों को खत्म करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून था, जैसे वो किसी दहाड़ते शेर की तरह लड़ रहा हो। वही आयशा अपनी आंखों के सामने पहली बार इतना खून खराबा देखकर डर से बुरी तरह कांप रही थी। जब आखिरी गुंडा भी जमीन पर गिरा, रणविजय ने तलवार फेंक दी और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा था, लेकिन अब उसमें जीत की चमक भी झलक रही थी। उसने आयशा की तरफ देखा, जो अब तक कांप रही थी, लेकिन उसकी नजरों में डर की जगह हैरानी थी। एक आदमी इतने सारे आदमियों को कैसे मार सकता है? ऐसा तो बस मूवी में हीरो ही कर सकता है। तभी रणविजय ने उसे अपनी ओर खींचा और धीरे से कहा, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। बटरफ्लाई। आयशा को ना जाने उस पल क्या हुआ, वो रणविजय के गले लगकर रोने लगी। रणविजय आयशा को रोते देखकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, शश 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 बटरफ्लाई, अब सब ठीक है। इस पल आयशा रणविजय की बाहों में महफूज और एक सुकून फील कर रही थी। तभी रणविजय के कानों में एक आवाज पड़ी, बॉस। रणविजय सिर उठाकर सामने देखता है, उसके बॉडीगार्ड सामने खड़े थे। रणविजय आयशा को अपनी बाहों में कसकर बोला, बटरफ्लाई, अब तुम्हारी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। आयशा रणविजय की बात नहीं समझ पाती। फिर वो सब जंगल से निकलने के लिए बढ़ जाते हैं। रणविजय के बॉडीगार्ड जंगल के अंदर आते वक्त पेड़ों पर एक्स का निशान बनाते हुए आ रहे थे, जिसकी मदद से वो जंगल से बाहर निकल सके, और वो एक्स का निशान की मदद से जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जंगल से बाहर सड़क पर खड़ी थी, वो सब कार में बैठकर रणविजय के विला के लिए निकल पड़ते हैं। कार में खामोश छाई थी। रणविजय स्मोकिंग कर रहा था, उसका धुआं कार में फैल रहा था, और आयशा जो विंडो से बाहर देख रही थी, उसको धुआं से प्रॉब्लम हो रही थी। आयशा अपनी ब्राउन आंखों से रणविजय को देखती हैं, जो उसको ही एकटक देख रहा था। रणविजय आयशा की कमर में हाथ डालकर उसको अपनी ओर खींचता है। आयशा रणविजय के एकदम करीब आ जाती है। रणविजय आयशा की आंखों में देखते हैं, अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, वो गुंडे कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? आयशा रणविजय का सवाल सुनकर सकपका जाती है। रणविजय आयशा के चेहरे को गौर से देख रहा था, जैसे वो आयशा के चेहरे को देखकर जानने की कोशिश कर रहा हो वो क्या सोच रही हैं। आयशा रणविजय की तीखी नज़रें खुद पर महसूस करके घबरा जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। रणविजय आयशा को बड़े ध्यान से देख रहा था। रणविजय एक बार और अपना सवाल दोहराता है। आयशा कांपती आवाज में बोली, मुझे कुछ भी नहीं पता। रणविजय आयशा के माथे पर उभर आई पसीने की बूंदें देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। वही रणविजय की कारों का काफिला उसके आलीशान विला की ओर बढ़ा, और कुछ घंटे बाद उसके सामने विशाल लोहे का खूबसूरत गेट अपने आप खुल गया और सफेद संगमरमर की सड़क पर एंटर करती हैं। कारें विला के मेन डोर के पास जाकर रुक गईं। ड्राइवर ने जल्दी से रणविजय के लिए कार का गेट खोला, और जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसकी मौजूदगी में हवा में एक अनकही गंभीरता छा गई। इसके बाद ड्राइवर ने आयशा के लिए भी कार का गेट खोला। आयशा धीरे से कार से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने विला पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इतना आलीशान और खूबसूरत विला उसने शायद ही कभी देखा था। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महलनुमा विला, जिसकी छतें इतनी ऊंची कि आसमान को छूती प्रतीत होती रही थी, हर कोने से शान और वैभव बिखेर रही थी। आयशा की निगाहें विला के चारों ओर घूमती रहीं। जब उसकी नज़र बाईं ओर मौजूद हरे भरे गार्डन पर पड़ी, वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और फलों से लदे पेड़ और एक खूबसूरत फाउंटेन मधुर आवाज में बह रहा था। इसी दौरान रणविजय आयशा के पास आया। उसकी गहरी आंखें आयशा की आंखों से मिलीं। दोनों इस पल निःशब्द था, मानो वक्त थम सा गया हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो से गए हों, और आसपास की दुनिया उनसे कहीं दूर रह गई। रणविजय आयशा की बुरी आंखों में डूबता जा रहा था। आयशा भी रणविजय की आंखों में देखते हुए वो पल सोच रही थी, जब उसने गुंडे से बचाया था। दोनों ही एक दूसरे में खो से गए थे। तभी एक हल्की सी आवाज उनके इस पल को तोड़ती है। आयशा अचानक होश में आई
और रणविजय की ओर देखा, जो अब भी उसे देख रहा था। अचानक रणविजय ने आयशा को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में एक ठंडी और निर्दयी चमक थी। वह आयशा की तरफ झुकते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वेलकम टू हेल, बटरफ्लाई। रणविजय के शब्दों ने आयशा के दिल में एक हल्की दहशत भर दी। उसने रणविजय की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके होठों पर शब्द नहीं थे। रणविजय ने उसे नीचे उतारा और अपने साथ विला के अंदर लेकर गया। विला के अंदर पहुंचते ही आयशा की नज़र सामने खड़े दर्जनों सर्वेंट्स पर पड़ी, जो दोनों ओर लाइन बनाकर खड़े थे। सबकी नज़रें झुकी हुई थीं, मानो किसी राजा के आने पर वेलकम कर रहे हों। आयशा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अभी भी विला के अंदर की शान देखकर चकित थीं। विला बाहर से जितना अद्भुत और आलीशान था, अंदर से भी उतना ही आलीशान था। ऊंची छतों से लटके झूमर, दीवारों पर बारीक नक्काशी और फर्श पर बिछे रेशमी कालीन, हर चीज एक अनोखी शानो शौकत की कहानी थी। लेकिन इस भव्यता के पीछे कुछ था, एक अनकहा भय, एक रहस्यमय अंधेरा जो इस विला की चमकती दीवारों में छिपा था। रणविजय तेजी से सीढ़ियों से होते हुए आयशा को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में ले आया। रूम का थीम ब्लैक था, जो उसके सख्त और ठंडे व्यक्तित्व को दर्शा रहा था। रूम के बीचों बीच एक बड़ा किंग साइज बेड था, जिस पर रणविजय ने आयशा को जोर से पटक दिया। दर्द से कराहती हुई आयशा ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर और बेचैनी थी। रणविजय उसके करीब आया, थोड़ा झुकते हुए बोला, आज रात हमारी फास्ट नाइट है, तुम एक्साइटेड तो हो ना? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। आयशा की आंखों में डर और भी गहरा हो गया। उसने धीरे से सिर नामे हिलाया। रणविजय ने उसकी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें 50 करोड़ में गुंडों से बचाने के लिए नहीं खरीदा था, तुम्हारे साथ एंजॉय करने के लिए रखा है। उसकी आवाज़ अब और भी सख्त हो गई थी। आयशा ने फिर से नामे सिर हिलाया, जैसे कि वह उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रणविजय की छोकरी हमें देकर अपनी जान बचा ले। आंखों में गुस्सा भर गया। वह खतरनाक लहजे में बोला, फास्ट नाइट तो आज रात होकर रहेगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या जबरदस्ती। उसकी ये बात सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। फिर रणविजय बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर चला गया। शावर लेकर वो रेडी होकर रूम से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने डोर लॉक कर दिया, जैसे कि उसे कहीं जाने का मौका ही ना मिले। रूम में अकेली बैठी आयशा बेड पर बैठकर रोने लगी। उसे अपने हालात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, मेरे अपने ही चाचा चाची ने मुझे बेच दिया। उसका दिल दर्द से भर गया था, लेकिन वो असहाय महसूस कर रही थी, जैसे उसकी जिंदगी अब उसके हाथ में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की सबसे शानदार चमचमाती बिल्डिंग अग्निहोत्री इंटरप्राइजेज, जिसके आगे मुंबई शहर की सभी बिल्डिंग फीकी थी। अग्निहोत्री इंटरप्राइजेज के ऑफिस के सामने रणविजय की कार आकर रुकती है। ड्राइवर रणविजय के लिए कार का डोर खोलकर साइड में सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। रणविजय कार से उतरकर अपना कोट ठीक करके अपने आंखों पर सेड लगता है और एरोगेंट एटीट्यूड में चलते हुए ऑफिस में एंटर करता है। रणविजय को देखकर सब खड़े हो जाते हैं और सिर झुकाकर ग्रीट करते हैं। रणविजय एक नज़र अपने आस पास नज़र घूम कर देखा है और फिर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन के लिए निकल जाती हैं। वही रिसेप्शनिस्ट आहें भरते हुए खुद से बोली, उफ, ये रणविजय सर तो किसी दिन अपनी हैंडसमनेस से मेरी जान ही ना ले। वही रणविजय अपने कैबिन में पहुंचता है, जहां उसका पीए पहले से ही पूरे दिन भर का शेड्यूल लेकर मौजूद था। रणविजय टाइम का बहुत ही पंक्चुअल था। 1 मिनट लेट आने वाले एम्प्लॉय को वो जॉब से निकल देता था, इसलिए सभी एम्प्लॉय ऑफिस आधा घंटा पहले ही आ जाते थे। रणविजय का खौफ एम्प्लॉय में कुछ ऐसा था कि कोई भी अपने काम में चूक करने की गलती नहीं करता था। पीए रणविजय के आते ही सिर झुकाकर ग्रीट करके गुड मॉर्निंग विश करता है। रणविजय अपनी चेयर पर जाकर बैठता है। इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेस लास था। पीए अपना प्लाना खोलकर रणविजय को पुराने दिन का शेड्यूल बताता है। सर, सुबह 11 बजे बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग है। दोपहर 3 बजे फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ होटल मून में मीटिंग है। पीए रणविजय को उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताता है। फिर रणविजय उसको कैबिन से जाने का इशारा करता है। वो तुरंत ही कैबिन से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में पियून उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आया और टेबल पर रखकर ग्रीट करके चला जाता है। रणविजय ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और फाइल्स को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काम के बीच उसने अपने टेबल पर लगे एक बटन को प्रेस किया। कुछ ही सेकंड में शमशेर कैबिन के अंदर आया। शमशेर, रणविजय की आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी और सख्त थी। सभी फ्लेवर के प्रोटेक्शन लेकर आओ। शमशेर ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और बाहर चला गया। रणविजय एक पल के लिए अपनी चेयर पर पीछे झुका और रहस्यमयी मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाया, बटरफ्लाई,
तुम मुझसे बच नहीं सकती। मेरी नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाती है वो मेरी हो जाती है, और आज रात तुम भी मेरी हो जाओगी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे किसी शिकार की ओर बढ़ने वाला शिकारी अपनी जीत से पहले ही खुश हो रहा हो। वही कुछ घंटों बाद बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। कंपनी के सीईओ मिस्टर विश्वास अग्निहोत्री अपनी चेयर पर बैठे थे। उसके चेहरे पर एक अगल ही तेज था। मिस्टर विश्वास अपनी चेयर से खड़े होकर मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों से अपनी रौबदार आवाज में बोले, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे रिटायर होने का वक्त करीब आ चुका है, और रिटायर होने से पहले मेरा फर्ज बनता है एक परफेक्ट सीईओ को चुनने का, जो मेरे बाद अग्निहोत्री इंटरप्राइजेस को और भी ऊंचाई पर लेकर जाएं। वहां मौजूद सभी मेंबर एक दूसरे को देखने लगते हैं। आखिर अगल सीईओ कौन बनेगा? मिस्टर विश्वास के दोनों बेटे एक दूसरे को सर्द निगाहों से देख रहे थे। वही मिस्टर विश्वास अपने दोनों बेटों और पोतों को देखकर रौबदार आवाज में बोले, तुम चारों में से जो भी कंपनी को गवर्नमेंट के वो 4 सबसे बड़े प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को दिलवाएगा, वो ही कंपनी का अगला सीईओ बनेगा। विश्वास जी अपनी बात बोलकर तुरंत ही मीटिंग हॉल से निकल जाते हैं। वो इस वक्त लिफ्ट में अपने पीए के साथ थे। विश्वास जी का पीए सिर झुकाकर बोला, सर आपको भी पता है आपके ग्रैंडसन रणविजय ही कंपनी के अगले सीईओ बने के लिए हैं, तो फिर ये चैलेंज क्यों? मिस्टर विश्वास रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराते हुए रौबदार आवाज में बोले, हीरे को हार में लगने से पहले तरसना पड़ता है, और मैं भी इस वक्त यही कर रहा हूँ। वही दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में विश्वास जी का बड़ा बेटा धनराज घनमड में अपने छोटे भाई से बोला, चिराग तुम तो सीईओ बनने का सपना देखना छोड़ ही दो, क्योंकि या तो मैं या फिर मेरे दोनों बेटों में से कोई सीईओ बनेगा। चिराग अपने बड़े भाई की बात सुनकर गुस्से में बोला, भैया हवा में इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, सीईओ तो मैं ही बनूंगा। धनराज का छोटा बेटा हैरी अपने चाचा को देखकर घनमड भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, चाचू सपने देखना बहुत अच्छी बात है, पर सपने ऐसे देखो जो पूरे हो सकें। वही रणविजय जो कब से शांत बैठकर अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहा था, वो अपनी चेयर से खड़ा होकर एरोगेंट एटीट्यूड में बोला, यू थ्री आर यूजलेस। फिर रणविजय वहां से एटीट्यूड में निकल जाता है। वही पीछे से चिराग अपने बड़े भाई धनराज का मजाक बनाते हुए बोला, आपका बड़ा बेटा ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये तो बहुत बुरी बात है। भैया आप जाकर अपने फैमिली इशू सॉल्व कीजिए, कंपनी की बागडोर में संभाल लूंगा। चिराग भी हंसते हुए वहां से निकल जाता है। एक एक कर सभी बोर्ड मेंबर वहां से चले जाते हैं। हैरी अपने डैड से गुस्से में दांत भींचकर बोला, डैड ग्रैंडपा ने इस रणविजय को ज्यादा ही सिर चढ़ रखा है, ये रणविजय खुद को समझता क्या है? धनराज हैरी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये वक्त गुस्सा करके टाइम वेस्ट करने का नहीं है। फिर वो दोनों भी मीटिंग हॉल से निकल जाते हैं। रणविजय अपने ऑफिस से विला में लौटा और सीधे अपने रूम की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, उसकी नज़र सामने खड़ी आयशा पर पड़ी। आयशा ब्लैक कलर की सेक्सी नाइटी पहने हुए थी, और उसकी मासूमियत में छिपी हया ने रणविजय को मदहोश कर दिया। उसके अंदर एक अजीब सी कशिश जग गई, और वो अपने होश खो बैठा। उसकी नज़रें आयशा के चेहरे से लेकर उसके हर अंदाज तक ठहर सी गईं। रणविजय धीमे धीमे कदमों से आयशा के पास आया। उसने अपना मजबूत हाथ आयशा की कमर पर रखा, और अपनी गहरी आवाज में बोला, बटरफ्लाई, रेडी हो मेरी होने के लिए? आयशा ने रणविजय की बात पर नामे सिर लिया। उसकी नम आंखों थी, उसकी आंखों में किसी कैद पंछी की सी मासूमियत झलक रही थी। वो हल्की आवाज में बोली, रणविजय जी, मुझे घर जाना है, और ये नाइटी मुझे नहीं पहनी, प्लीज मुझे कुछ और दे दीजिए पहनने के लिए। रणविजय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप कराते हुए फिर से उसी गहरी आवाज में कहा, बटरफ्लाई, तुम मेरी रात की रानी हो, और रात की रानी रात में अपने मालिक के बिस्तर पर आने से पहले ऐसे ही कपड़े पहनती है। अब मेरी आंखों में देखो। आयशा ने अपनी आंसू भरी आंखों से रणविजय की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और डर था। रणविजय उसके चेहरे के करीब गया और धीरे से अपनी उंगलियां उसके गालों पर फेरने लगा। उसके टच से आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रणविजय की उंगलियों का हर टच उसके चेहरे पर जैसे एक सिहरन छोड़ता जा रहा था। वो बस उसे देखे जा रहा था, उसकी मासूमियत में खोता जा रहा था। उसकी आंखों में एक सनक थी, एक ऐसा जुनून जो आयशा को और डरा रहा था। आयशा की सांसें तेज हो गईं। रणविजय उसकी ओर झुककर उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ तुम्हारी और मेरी है, बटरफ्लाई। रणविजय आयशा से दूर होकर अपनी पेंट की पॉकेट से ढेर सारी प्रोटेक्शन की पैकेट निकालकर बेड पर फेंक कर डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम अपना फेवरेट फ्लावर चूज कर लो, आज रात तुम्हें मुझे खुश करना है। आयशा डरकर अपने कदम पीछे लेने लगती है। रणविजय उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रणविजय के होठों पर डेविल स्माइल थी,
और आयशा के चेहरे पर डर और बेबीस थी। आयशा को समझ नहीं आ रहा था वो खुद को इस सिचुएशन से कैसे बचाएं। आयशा वॉल से सट जाती हैं और अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, प्लीज मेरे करीब मत आओ, ये सब ठीक नहीं है। एक लड़का लड़की शादी से पहले एक नहीं हो सकते। रणविजय आयशा को ऐसे देख रहा था जैसे खुली तिजोरी में खजाना पड़ा हो। वैसे भी जिस लड़की के घर वालों ने ही उसको बचे दिया तो अब उसको बचने कौन आएगा। रणविजय आयशा कमर को होल्ड करके डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आज की रात को ऐसे रोकर बर्बाद मत करो। फिर रणविजय आयशा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर पेट देता है और अपना कोट उतारकर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए डेविल स्माइल करते हुए बेड के करीब आने लगता है। आयशा रोते हुए बेड पर पीछे खींचते हुए रणविजय को अपने करीब आने से मना कर रही थी, लेकिन रणविजय अब कहाँ सुनने वाला था। इसी पल का तो उसको कब से इंतजार था जब वो आयशा को अपने बस्तर पर तड़पाएगा, उसकी सिसकारियां की आवाज में अपना नाम सुनेगा। रणविजय आयशा ने का हाथ पकड़कर उसको नीचे की तरफ खींचते हुए बोला, बटरफ्लाई ये सब करके तुम बच नहीं सकती। फिर रणविजय आयशा के ऊपर आकर उसके होंठों पर फोर्सफुल किस करने लगता है। आयशा की आंखें फैल जाती हैं और वो रणविजय की चेस्ट पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर करने लगती हैं, पर हट्टा कट्टा रणविजय के सामने आयशा जैसे नाजुक लड़की कहाँ टिक पाती। आयशा के हाथों में दर्द होने लगता है। आयशा की आंखों से बहते आंसू बहा रहे थे। रणविजय के हाथ आयशा की बॉडी पर फ्लो हो रहे थे। वो आयशा की बॉडी को अपने हाथों से महसूस कर रहा था। रणविजय आयशा के होंठों छोड़कर उसकी गर्दन पर आकर किस एंड बाइट करने लगता है। आयशा पैर पटकते हुए रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, पर रणविजय को उसके ऊपर जर भी तरस नहीं आ रहा था। रणविजय आयशा के उभार पर आकर अपनी डिजायर भरी नजरों से उसको देखते हुए बोला, दीज आर सो जूसी एंड आई विल ड्रिंक दैट जूस। आयशा हौंफते हुए बोली, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। रणविजय उसकी नाइटी कंधे से नीचे करते हुए उसके कंधे पर बाइट करके डीप वॉइस में पूछता है, हाउ डू यू फील व्हेन माई लिप्स टच यू बटरफ्लाई। आयशा रोते हुए बोली, अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती फिजिकल हुए तो उसके अगले ही पल में सुसाइड कर लूंगी और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। आयशा की बात सुनकर रणविजय गुस्से में उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, मुझे धमकी दे रही हो? चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। रणविजय आयशा से दूर होकर ड्रॉ से आयशा को अपनी गन निकल कर देता है और गुस्से में दांत बींच कर बोला, इफ यू वॉन्ट टू कमिट सुसाइड टेक दिस गन एंड डू इट। आयशा झट से रणविजय के हाथ से गन छीनकर अपने माथे पर रख लेती हैं। उसके हाथ कांप रहे थे। रणविजय आयशा को देखकर उसके ऊपर हंसते हुए बोला, आयशा चौहान तुम तो कह निकली, शूट योरसेल्फ। आयशा रोते हुए रणविजय से बोली, मैं डरपोक नहीं हूँ, आप सब ने मुझे मजबूर किया है ये गलत कदम अपने के लिए। आयशा के हाथ कांप रहे थे। आयशा की आंखों के सामने उसकी अब तक की जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही थी। आयशा को ज्यादा आ रहा था उसके पापा ने उसके लिए कितने सपने देखे जो आज एक गोली के साथ खत्म हो जाएंगे। आयशा ट्रिगर पर उंगली रख देती है। रणविजय उसको अपनी सर्द निगाहों से देख रहा था। आयशा गन फेंक कर रोते हुए बोली, मैं अपनी जान नहीं ले सकती, मुझे अपने पापा पर लगे दाग को मिटना, उससे पहले मुझे यमराज भी नहीं ले जाता सकते। आयशा फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। रणविजय आयशा के सामने पंजों के बल बैठकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा। रणविजय की बात सुनकर आयशा उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछती है, क्या सच्ची? रणविजय आयशा के चेहरे पर आ रहे उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मैंने तुम्हें जितने में खरीदा है तुम्हें मुझे उसका डबल देना होगा, यानी 100 करोड़ रुपए मंजूर हैं। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखें फट जाती हैं। आयशा रोते हुए बोली, मेरे पास 100 रुपए भी नहीं हैं, मैं आपको कहां से 100 करोड़ रुपए लाकर दूंगी। रणविजय आयशा को बेड पर धकेलकर कोल्ड वॉइस में बोला, आई डू नॉट नो। आयशा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। रणविजय आयशा के ऊपर आते हुए डीप वॉइस में बोला, तुम्हारे पास तो वो खजाना है जिसके बारे में तुम्हें ही नहीं पता। रणविजय आयशा के गाल पर किस करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे 100 करोड़ रुपए देकर मेरी कैद से आज़ाद हो जाओ या फिर मेरी बन जाओ। आयशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके रोते हुए बोली, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। आयशा ने अपनी इज्जत बचने के लिए रणविजय को 100 करोड़ रुपए देने के लिए मान गई थी। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसके ऊपर से उठकर कोल्ड वॉइस में बोला, तो ठीक है तुम्हारे पास 1 महीना है,
इस 1 महीने में अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाऊंगा। आयशा कुछ नहीं बोलती। तभी कोई रूम का डोर नॉक करता है। रणविजय बेड से खड़ा होकर अपने कपड़े ठीक करता है और आयशा भी अपने कपड़े ठीक करके बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाती है। रणविजय नाइट से रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और डोर खोल जाता है। एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर रूम में आती है और कॉफी टेबल पर खाना लगाकर रणविजय से परमिशन लेकर चली जाती है। आयशा की आंखों में खाना देखकर चमक आ जाती है। रणविजय काउच पर जाकर बैठ जाता है और अपने लिए प्लाट में खाना सर्व करके खाने लगता है। आयशा को बहुत भूख लग रही थी, पर उसको रणविजय से डर लग रहा था। अगर वो उससे खाना मांगेगी तो कहीं वो उससे खाने के भी पैसे ना मांगे, और उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आयशा अपने दिल को समझकर चुपचाप बेड पर लेटकर चेहरे तक ब्लैंकेट कवर कर लेती हैं और ब्लैंकेट के अंदर ही अंदर सिसकने लगती हैं। रणविजय को आयशा के सिसकने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो डिनर करते हुए लगातार बेड पर लेटी आयशा को ही घूर रहा था। तभी आयशा के कानों में रणविजय की कोल्ड वॉइस पड़ती है, देयर इज नो नीड टू एक्ट, कम क्वाइटली एंड हैव डिनर। आयशा ब्लैंकेट के अंदर से ही सिसकते हुए बोली, मेरे पास खाने के पैसे देने के लिए नहीं है। आयशा की बात सुनकर रणविजय गुस्से में दांत बींच कर बोला, स्टॉप योर नॉनसेंस एंड कम एंड हैव डिनर। आयशा चेहरे से ब्लैंकेट हटती हैं और बड़ी ही मासूमियत से पूछती हैं, सच में आप मुझे खाने के पैसे नहीं लोगे? रणविजय आयशा को गुस्से से घूरता है। आयशा फटाफट आकर रणविजय के पास बैठ जाती हैं और रणविजय की प्लाट से ही खाने लगती हैं। आयशा की आंखों से साथ साथ आंसू बहा रहे थे। उसने पूरे 1 महीने बाद इतना टेस्टी खाना खाया था। आयशा रणविजय से मासूमियत के साथ पूछती है, रोली कहाँ है? वो भी मेरी तरह ही भूखा था। रणविजय आयशा के होठों पर लगी सब्जी को टिश्यू पेपर से सफा करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वो डिनर करके सो चुका है। आयशा रणविजय की बात पर विश्वास कर लेती है। रणविजय आयशा को अपनी लेप पर बैठ लेता है। आयशा उसको हैरानी से देखती है, पर रणविजय कुछ नहीं बोलता, डिनर करने लगता है। आयशा फिर पेट भरकर खाती है और उसके बाद वो रणविजय को खाने के लिए थैंक यू बोलती है। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, हमारे बीच की डील याद आना? आयशा हाँ में सिर हिलाती है। वही अगली सुबह आयशा रणविजय के रूम में एक कोने में सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। रणविजय शावर लेकर कमर पर टावल लैप्ट कर बाथरूम से बाहर आता है। वो आयशा को कोने में खड़ा देखता है। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, कम हियर। आयशा अच्छे बच्चे की तरह रणविजय के पास आती है। रणविजय आयशा को दूसरा टावल देकर अपनी बॉडी को पोंछने को बोलता है। आयशा को शर्म तो बहुत आ रही थी, पर वो रणविजय को ना बोलकर गुस्सा नहीं दिलवान नहीं चाहती थी। आयशा रणविजय के हाथों से टावल लेकर उसकी पीठ पोंछते हुए धीमी डरी हुई सी आवाज में बोली, वो मुझे कपड़े चाहिए। रणविजय हम्म में जवाब देता है। आयशा डरते हुए रणविजय से फिर से बोली, वो। रणविजय आयशा की वो सुनकर इरिटेट होकर कोल्ड वॉइस में बोला, स्पीक प्रॉपर्ली। आयशा मासूमियत के साथ बोली, वो आपने जो 100 करोड़ रुपए मांगे हैं, इस बार जब मैंने रोली खरगोश को बताया तो उसने मुझे बोला कि मैं चाचा चाची से वो 50 करोड़ रुपए वापस लाकर आपको दे दूं, जो आपने उन्हें दिए थे। रणविजय आयशा की बात सुनकर उससे कोल्ड वॉइस में बोला, कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आयशा रणविजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, डू व्हाट यू वांट, आई जस्ट वांट माई मनी। आयशा उस हैंडसम डेविल के चेहरे को देखती है और मासूमियत के साथ कंफर्म करते हुए पूछती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ? रणविजय आयशा की बात गलत मतलब समझ लेता है और उसके गाल दबाते हुए गुस्से में दांत बींच कर बोला, अगर पैसों के लिए किसके बस्तर की शोभा बनने की सोची तो तुम फिर मेरे ही बस्तर की शोभा बढ़ा सकती हो, अंडरस्टैंड? फिर रणविजय आयशा के गालों को छोड़ देता है। आयशा अपने गाल सहलाते हुए रौंदू आवाज में बोली, जो आप बोल रहे हो, अगर मुझे वो ही करना होता तो फिर आप क्या बुरे हैं? रणविजय आयशा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी भोली हो नहीं। आयशा कुछ नहीं बोलती। फिर रणविजय आयशा को अपनी फ्रंट बॉडी टॉवल से सूखने को बोलता है। आयशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई राजकुमार इस डेविल से उसको बचने नहीं आने वाला था। आयशा रणविजय के सामने पीदी सी लग रही थी, वो उसके कंधे तक ही आ रही थी। वही रणविजय की मस्कुलर बॉडी को देखकर आयशा को कुछ अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। आयशा के गाल कश्मीर सेब की तरह लाल हो रखे थे। आयशा रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर ठहरी हुई पानी की बूंदों को टॉवल से पोंछती है। रणविजय आयशा के कान के पास अपने होंठ लेकर आता है
और गर्म सांसें आयशा के कान में छोड़ते हुए डीप वॉइस में बोला, मेरी हो जाओ, तुम्हें जन्नत की शर्त करवाऊंगा, एक आखिरी मौका है। आयशा रणविजय से दूर होकर ना में सिर हिलाती हैं। रणविजय का ईगो बहुत बड़ा था और उसके ईगो को जो हॉट करता था, फिर रणविजय उसको अपने तरीके से हॉट करता था। आयशा का उससे दूर भागना उसके हिसाब से उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा था। रणविजय का मन तो अभी इसी वक्त आयशा के साथ खेलने का था, पर वो देखना चाहता था क्या आयशा वाकई 1 महीने में 100 करोड़ रुपए उसको दे पाएगी। रणविजय आयशा के करीब आकर बड़े ही खतरनाक तरीके से बोला, अगर मुझे धोखा देकर भागने की सोची तो फिर सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। रणविजय की बात सुनकर आयशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। रणविजय आयशा से ही अपने बाल भी हेयर ड्रायर से सुखवाता है। फिर रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, टेक अ क्विक शावर। आयशा हाँ में सिर हिलाती हैं। फिर रणविजय चेंजिंग रूम में चला जाता है। आयशा चैन की सांस लेकर बोली, मोकेम्बो कहीं के। फिर आयशा काउच के नीचे बैठे रोली को इशारे से बुलाती हैं। रोली आयशा का इशारा पाकर फूंकते हुए उसके पास आता है। आयशा रोली को अपनी गोद में लेकर उसके माथे पर किस करके बोली, तुमने देखा ना मोकेम्बो ने कैसे मुझे डरिया धमकाया, अगर मेरे पापा होते तो वो इस मोकेम्बो बताते। रोली आयशा से अपनी भाषा में बोला, चू चू चू। अरे वो पागल लड़की, उस मोकेम्बो की बुराई इतनी तेज आवाज में करने की क्या जरूरत है। आयशा रोली की बात समझने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें भी शावर लेना है, ओके। रोली आयशा की इस हरकत पर अपने मन में बोला, इस लड़की को मेरी बात कभी समझ क्यों नहीं आती, अब ये दुनिया की सताई हुई मुझे सताएगी। आई हेट नहाना। आयशा रोली को बाथरूम में ले जाकर नहला देती हैं और फिर उसको टॉवल में लैप्ट कर बालकनी में झूले पर बैठकर खुद शावर लेने बाथरूम में चली जाती हैं। रणविजय जब रेडी होकर रूम में आता है तो वो आयशा को बाथरूम से बाहर आते हुए देखता है। आयशा के गीले बालों से टपकता पानी उसको और दिलकश बना रहा था। रणविजय आयशा को उंगली के इशारे से अपने पास बुलाता है। आयशा भी अच्छे बच्चे की तरह रणविजय के पास आ जाती है। रणविजय आयशा के गुलाबी होठों पर अपना अंगूठा रब करते हुए डीप वॉइस में बोला, किस मी। आयशा रणविजय की बात समझ नहीं पाती। रणविजय अपनी बात हिंदी में दोहराते हुए बोला, मुझे एक चुम्मी चाहिए। रणविजय की बात सुनकर आयशा का मुंह बन जाता है और वो उसको अजीबो गरीब नजरों से देखते हुए बोली, मुझे इंग्लिश आती है और आपको इतनी शुद्ध हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं थी। रणविजय आयशा की बात सुनकर एक आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में बोला, मम तुम्हें समझ सब आता है पर भोली बनने का नाटक करती हो, कोई बात नहीं, अपनी बेड पर तुम्हारी सारी नौटंकी निकल दूंगा, अब किस मी। आयशा ना करती हैं तो रणविजय उसको अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए बोला, तुम्हें पहनने के लिए ड्रेस चाहिए ना। आयशा हाँ में सिर हिलाती हैं तो रणविजय उसकी कमर में हाथ डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, किस मी। आयशा रणविजय को समझने की बहुत कोशिश करती हैं पर रणविजय को तो किस चाहिए थी, हारकर आयशा को मानना पड़ता है। आयशा एडी उचक कर रणविजय के गाल पर किस कर देती हैं। रणविजय आयशा को अपनी बाहों में जकड़ाकर कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे होठों पर किस चाहिए, किस मी। आयशा रणविजय की बाहों से छूटते हुए बोली, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। रणविजय कहाँ मानने वाला था, वो आयशा को अपनी बाहों में ऐसे ही लेकर खड़ा हो गया था। ना आयशा रणविजय को किस करने को तैयार थी और ना ही रणविजय आयशा को छोड़ने को तैयार था। रणविजय आयशा से गुस्से में दांत बींच कर बोला, बटरफ्लाई डॉन टी टेस्ट माई पेशेंस, किस मी। आयशा रोने लगती हैं और रोते रणविजय के होठों पर किस करने की कोशिश करती हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाती और रणविजय के सीने पर सिर रखकर रोने लगती हैं। आयशा रोते हुए रणविजय से बोली, मैं आपको किस नहीं कर सकती। रणविजय को जो चाहिए वो उस चीज को लेकर रहता था। रणविजय आयशा को दीवार से लगकर उसके होंठों पर होंठ रख देता है और भूखे शेर की तरह आयशा के होंठों पर टूट पड़ता है। रणविजय ने इसके साथ अपनी पहाड़ सी बॉडी का वेट आयशा की नाजुक बदन पर डाल दिया था। वो आयशा को उसकी बात ना मानने की पनिशमेंट दे रहा था। वही आधे घंटे के वेट के बाद रणविजय सीढ़ियों से नीचे आता है। रणविजय ने ब्लैक बिजनेस सूट पहन था और वो अपने इस लुक में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रणविजय अपनी चेयर पर आकर बैठता है। कुछ देर में आयशा रोली को गोद में लेकर आंसू बहते हुए नीचे आती हैं। आयशा ने ग्रे कलर का एक सिंपल सा प्लाजो सूट पहन हुआ था। वो रणविजय के पास आकर बोली, मैं चाचा चाची के घर जाऊं। रणविजय आयशा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, हम। आयशा रोली के साथ निकल जाती हैं। वही रणविजय अपने कान में ब्लूटूथ लगकर कोल्ड वॉइस में बोला, शमशेर इस लड़की पर नजर रखना, शमशेर।
जी बॉस, बोलता है। आयशा रोली को अपनी गोद में लेकर सड़क के किनारे पैदल पैदल चल रही थी। उसको मुंबई शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो जब से मुंबई आई थी वो घर में ही कैद रहती थी। आयशा को घर का एड्रेस पता था तो आयशा लोगों से एड्रेस पूछती आगे बढ़ रही थी। आयशा रोली को खुद को घूरता देखकर बोली, रोली मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानियां की सामना करना पड़ रहा है, पर जल्द ही हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। रोली आयशा के हाथ पर किस करता है। आयशा मुस्कुराते हुए रोली को अपने सीने से लगकर बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ होने से मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। अब तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। वही शमशेर बाइक पर उनका पीछा कर रहा था। उसकी शर्ट में कैमरा लगा था जिसके जरिए रणविजय अपने कैबिन में बैठकर आयशा को अपने लैपटॉप पर देख रहा था। रणविजय की आंखें इस वक्त भावहीन थी। आयशा रोली को लेकर 4 घंटे में अपने चाचा चाची के बंगले पर पहुंचती हैं। आयशा और रोली धूप के कारण पसीनों से लथपथ हो रखे थे। आयशा को देखकर वॉचमैन गेट खोल देता है। आयशा बंगले के अंदर पहुंचती हैं। आज सब घर पर ही थे। वो सब लिविंग हॉल में बैठे थे। आयशा को देखकर वो सब हैरानी के साथ खड़े हो जाते हैं। महेश आयशा को देखकर सबसे पहले पूछता है, मिस्टर अग्निहोत्री के साथ आए हो? आयशा नामे गर्दन हिलाती हैं। उसके बाद सिद्धि मुंह बनाकर आयशा से पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? आयशा खुश होते हुए बोली, वो रणविजय जी ने बोला है अगर मैं उनको 100 करोड़ रुपए लौटा दूंगी तो वो मुझे छोड़ देंगे। आप मुझे बस वो 50 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए जो रणविजय जी ने आपको दिए थे, ताकि मैं वो पैसे उनको लौटा सकूं। आयशा की बात सुनकर महेश, डोली और सिद्धि तीनों को गुस्सा आ जाता है। डोली आयशा के पास आकर उसके गाल पर एक जोरदार चांट मारकर गुस्से में बोली, कमीनी पैसा हड़पना चाहती है। तुझे क्या लगता है हमें दूध पीते बच्चे हैं? तू कहेगी और हम तेरी बात मान लेंगे। आयशा की गर्दन एक तरफ झुका गई थी। वो अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी थी और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। महेश अपनी जगह से ही गुस्से में दांत भींच कर बोला, हम उस पैसे में से एक पैसा वापस नहीं देने वाले, अब यहाँ से निकल जाओ। आयशा रौंदू आवाज में अपने चाचा से बोली, चाचा जी अगर मैंने रणविजय जी को पैसे नहीं दिए तो वो मेरी इज्जत लूट। आयशा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही डोली बोली, तेरी इज्जत अगर मिस्टर अग्निहोत्री लेते हैं तो हम क्या करें? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना मार मार कर तेरी वो हालत खराब कर देंगे। चल निकला। आयशा डोली चाची की कड़वी बात सुनकर रो ही पड़ती हैं। आयशा अपने चाचा चाची से बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उस रणविजय के दीजिए पैसे दे, पर वो लोग कहाँ मानने वाले थे। डोली चाची 2 बॉडीगार्ड को बोलकर आयशा को घर से बाहर निकलने के लिए बोलती हैं। आयशा हाथ जोड़कर महेश से बोली, चाचा जी मुझे बचा लो, रणविजय जी मेरे साथ गलत कर देंगे। डोली आयशा के बाल पकड़कर बोली, रणविजय जी अपने बस्तर पर तेरे साथ जो करें हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने तुझे बचे दिया है, अब निकल यहाँ से। एक बॉडीगार्ड आयशा का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए बंगले से बाहर लेकर आता है और आयशा को सड़क पर धक्का देता है और आयशा और रोली जाकर जमीन पर गिरते हैं। बॉडीगार्ड वापस बंगले में वापस चला जाता है। आयशा रोली को लेकर सड़क से खड़ी होकर गेट पर मौजूद वॉचमैन से रोते हुए गेट खोलने को बोलती है, पर वॉचमैन आयशा की बात नहीं सुनता। आयशा वॉचमैन से गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रही थी कि वो गेट खोल दे, ये उसकी जिंदगी का सवाल है, पर वॉचमैन आयशा की बात नहीं सुनता। आयशा धूप में खड़ी होकर बलक बलक कर रो रही थी। रणविजय अपने लैपटॉप में ये सब देख रहा था कि मुठियां कस गई थी। तभी रणविजय के कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। रणविजय कोल्ड वॉइस में कॉम बोलता है। तभी 2 हैंडसम आदमी उसके कैबिन में आते हैं। एक ने ब्राउन बिजनेस सूट पहना था, दूसरे ने ग्रे बिजनेस सूट पहन था। जिसने ब्राउन बिजनेस सूट पहना था वो रणविजय अपने लैपटॉप में कुछ देखते हुए देखता है और नोटी स्माइल करते हुए रणविजय से पूछता है, यार अकेले अकेले लैपटॉप में क्या देख रहे हो? रणविजय का जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो खुद झांक कर लैपटॉप में देखने की कोशिश करता है। रणविजय गुस्से में दांत भींच कर बोला, निखिल। निखिल अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो जाता है। वही ग्रे बिजनेस सूट पहने हुए आदमी रणविजय के सामने मौजूद चेयर पर बैठकर सीरियस वॉइस में पूछता है, फास्ट नाइट कैसी रही? रणविजय अपना लैपटॉप बंद करके कोल्ड वॉइस में बोला, फास्ट नाइट 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई है। निखिल रणविजय और उस दूर आदमी की बात सुनकर बोला, प्रतीक तुम ये रणविजय से किसी फास्ट नाइट की बात कर रहे हो? 1 मिनट वो 50 करोड़ में लड़की खरीदने वाली बात सच है। निखिल और प्रतीक रणविजय के बचपन के दोस्त थे जिसके साथ वो पार्टनरशिप में बिजनेस करता था। ये बिजनेस रणविजय के फैमिली बिजनेस से अगल था। निखिल अचानक ही मुस्कुराते हुए बोला,
यार मुझे भी उस खूबसूरत अप्सरा के दृश्य करवाओ जिसको तुमने 50 करोड़ में खरीदा है। रणविजय निखिल को घूरते हुए बोला, तुम मेरे घर से और बटरफ्लाई से दूर ही रहना। निखिल केसेनोवा था, हर रोज वो नई नई लड़कियों के साथ लव मेकिंग करता था, इसलिए रणविजय उसको आयशा से नहीं मिलवाना चाहता था। प्रतीक रणविजय से बोला, हमें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। रणविजय हम बोलता है और तीनों दोस्त मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। वही रात के 1 बजे जब रणविजय घर आया और सीधे रूम में चला गया। रणविजय जब रूम में आया तो आयशा को बेड पर सोते हुए देखता है। उसने सुबह वाले ही कपड़े पहने हुए थे। आयशा के पास रोली भी सो रहा था, जिसको देखकर रणविजय की आंखें छोटी हो गई। रणविजय रोली को उठाकर काउच पर रोला देता है। रणविजय की आदत थी, जो उसका है उसके पास वो किसी भटकने भी नहीं देता था। रणविजय शावर लेकर आता है और बाथरोब में ही आयशा के बगल में आकर लेट जाता है। रणविजय घंटों तक एकटक किसी सनकी की तरह आयशा को निहारता रहा। वही अगली सुबह आसमान में सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी। वही सूरज की रोशनी पर्दा से छनकर बेड पर सो रही आयशा पर पड़ती है। आयशा का चेहरा इस वक्त सोने की तरह चमक रहा था। आयशा बहुत ही प्यारी लग रही। आयशा अचानक ही कसमसाने लगती हैं। आयशा नींद में ही बोली, रोली प्लीज मेरे ऊपर कूदना बंद करो। रोली कहाँ मानने वाला था, वो आयशा के ऊपर कूदते हुए उसे जागने में लग हुआ था। आयशा को मजबूर होकर जागना पड़ता है। आयशा अंगड़ाई लेते हुए उठाती हैं और बेड से टक लगकर बैठ जाती हैं और रोली को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस करके प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग शैतान बच्चे। फिर आयशा शावर लेने चली जाती हैं। आयशा शावर लेकर बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आती हैं और फिर चेंजिंग रूम में जाकर अपने पहने के लिए कपड़े ढूंढती हैं। आयशा को अपने लिए कपड़े मिल जाते हैं। आयशा एक सिंपल सा पर्पल कलर का प्लाजो सूट पहन लेती हैं और फिर आयशा रेडी होकर रोली को लेकर नीचे आती हैं। एक मेड आयशा से बोली, मैम आप ब्रेकफास्ट चल कर लीजिए। आयशा मान करके जॉब ढूंढने निकल जाती हैं। रणविजय भी आज जल्दी ऑफिस चला गया था। आयशा मुंबई शहर की भीड़ में चल रही थी। आयशा के हाथों में न्यूज़पेपर था और उस न्यूज में उसने कुछ जॉब की एड पर निशाना लगाया था। आयशा अपनी लिस्ट के सबसे पहले ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाती हैं। इस तरह से वही सुबह से शाम हो चुकी थी और 30 दिन में से 2 दिन काम हो चुके थे। आयशा सड़क के किनारे रोली को साथ लेकर बैठी थी। आयशा की आंखों में आंसू थे। आयशा रौंदू आवाज में रोली से बोली, रोली मुझे बिना अपने डॉक्यूमेंट के कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और डॉक्यूमेंट तो चाचा चाची के घर पर हैं और अगर मैं उनसे अपने डॉक्यूमेंट मांगूंगी तो वो उन डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। रोली जो आयशा की गोद में बैठ था वो चू 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 करने लगता है। आयशा रोली के सिर पर हाथ फेर कर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है, पर मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंटरप्राइजेस के ऑफिस में रणविजय का पीए एक फाइल लेकर उसके कैबिन में आता है और वो फाइल रणविजय के टेबल पर रखकर सिर झुकाकर बोला, बॉस ये इस फाइल में आयशा चौहान के सभी डॉक्यूमेंट हैं। रणविजय जो अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठा था वो अपनी आंखें खोलकर फाइल को देखता है और फिर उस फाइल को खोलकर देखता है। इस फाइल में आयशा के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर सभी सर्टिफिकेट मौजूद थे। रणविजय पीए को जाने का इशारा करता है। पीए वहां से चला जाता है। रणविजय आयशा के डॉक्यूमेंट देखकर डेविल स्माइल करते हुए खुद से बोला, बटरफ्लाई बिना डॉक्यूमेंट के तुम एक अच्छी कंपनी में तो कभी भी कम नहीं मिल सकता। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी कैद से छूट जाओगी? कभी नहीं, अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। आगे आगे देखो होता क्या। रणविजय डेविल स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ आयशा अभी भी परेशान सी सड़क के किनारे ही बैठी थी। तभी वो कुछ दूर एक छोटी सी बच्ची को अपने पापा की उंगली पकड़कर आइसक्रीम की शॉप पर खड़ी देखती हैं। आयशा उस बच्ची और उसके पापा को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए रोली से बोली, रोली तुम्हें पता है मैं भी अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने जाती थी और जिद करके पूरी 3 आइसक्रीम बस अपने लिए ही लेकर आती थी। रोली आयशा की आंखों में चमक देख सकता था। आयशा अपने पापा के बारे में बात करते वक्त बहुत खुश लग रही थी। रोली आयशा को खुश देख कर उसकी गोद में उछलने लगता है। आयशा जो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी वो अचानक ही खड़ी होकर बोली, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है और 100 करोड़ रुपए कामने हैं। फिर आयशा चाचा के घर अपने डॉक्यूमेंट लेने चली जाती हैं। कुछ 2 घंटे में आयशा पैदल चलते हुए अपने चाचा के बंगले में पहुंचती हैं। आयशा गेट पर खड़े होकर वॉचमैन से गेट खोलने को कहती हैं तो वॉचमैन आयशा से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ मिस्टर अग्निहोत्री जी भी आए हैं? आयशा ना में सिर हिलाती हैं तो वॉचमैन सिर झुकाकर बोला,
डोली मैडम ने कहा है, आप अगर अकेले आओगी तो आपको अंदर नहीं आने देना है। आयशा दुखी हो जाती है। क्या उसके चाचा चाची की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी कि वो उसको अपने बंगले में अंदर आने थे? मतलब अगर वो रणविजय के साथ आएंगी तभी वो चाचा चाची उसको अपने घर में आने देंगे। आयशा सेड वॉइस में वॉचमैन से बोली, अंकल क्या आप मेरे डॉक्यूमेंट लाकर दे सकते हैं? वॉचमैन आयशा से बोला, मैं सर और मैडम से जाकर बात करता हूँ। फिर वॉचमैन महेश और डोली के पास चला जाता है और कुछ देर बाद वो बाहर आता है और आयशा से बोला, मैडम आपके डॉक्यूमेंट तो मिस्टर अग्निहोत्री जी को दे दिए गए हैं। आयशा वॉचमैन को अपनी मदद करने के लिए थैंक यू बोलकर निकल जाती हैं और वो रणविजय के विला पहुंचती हैं। रणविजय लिविंग हॉल में बैठे कर ही ड्रिंक कर रहा था। रणविजय आयशा को देखकर डेविल स्माइल करते हुए पूछता है, तो मिस आयशा चौहान तुम्हें जॉब मिली? आयशा ना में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा का मजाक उड़ने वाली स्माइल करते हुए बोला, 30 दिन में से अब 28 दिन बचे हैं, याद है ना? आयशा हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा से अपनी रौबदार आवाज में बोला, बटरफ्लाई तुम्हें लस्ट में मेरे बेड पर ही आना है तो इतनी भाग दौड़ किस लिए? फिर रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, कम सिट ऑन माई लैप एंड गिव मी वाइन फ्रॉम योर हैंड्स। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखें छोटी हो जाती हैं। आयशा मुंह बनाकर बोली, नश करने से सेहत पर बुरा असर होता है। रणविजय आयशा को गुस्से से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, यू स्टे इन योर एलिमेंट। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से घूर रहा था। आयशा रणविजय को खुद को यूं घूरते देखकर अपने मन में बोली, आशु तू अपनी इस जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकती, अब इस शैतान कुमार को गुस्सा दिला दिया ना, अब पता नहीं ये क्या करेगा। रणविजय आयशा को सर्द निगाहों से देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम्हारी बहुत जबन चलती है, शायद तुम अभी तक रणविजय अग्निहोत्री को सही से जान नहीं पाई हो। मुझे जबरन चलने वालों की मैं जबन काट देता हूँ, उसको जिंदगी भर के लिए गूंगा कर देता हूँ। रणविजय की बात सुनकर आयशा अपने मुंह पर हाथ रखकर मासूमियत के साथ बोली, सॉरी मैं आगे से आपको ड्रिंक करने से मान नहीं करूंगी। रणविजय आयशा को एक बार फिर से अपनी गोद में आकर बैठने को बोलता है तो आयशा रणविजय की बगल में आकर बैठ जाती है, पर रणविजय आयशा को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है और आयशा रणविजय की गोद में बैठते ही उछलने लगती है। आयशा रणविजय की गोद से उतारने की कोशिश कर रही थी पर रणविजय ने उसको अपने बाहों के घेरे में कैद करके रखा था। आयशा रणविजय की गोद में उछलते हुए बोली, रणविजय जी प्लीज मुझे छोड़, मुझे आपकी गोद में नहीं बैठना, ये सब अच्छे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। रणविजय आयशा के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़कर डिप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अगर तुम ऐसे ही मेरी गोद में उछाल कूद करती रही तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आयशा को रणविजय की बात समझ नहीं आती, वो उसी तरह से अपने आप को रणविजय से छोड़ने की कोशिश करती रहती है। अचानक ही रणविजय की आंखें बंद हो जाती हैं। रणविजय आयशा को अपनी बाहों में जकड़ाकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए डिप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो, इसका अंजाम बहुत पेनफुल होगा, तो शांति से बैठ जाओ। आयशा को रणविजय की बात का मतलब जर भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस एक शैतान बच्चे की तरह रणविजय की गोद में उछाल रही थी। आयशा को रणविजय पर गुस्सा आ रहा था, वो जब देखो उससे चिपकता रहता है। आयशा गुस्से में रणविजय से बोली, आपको शर्म नहीं आती, बूढ़े होकर एक बच्ची पर गंदी नजर रखते हो। आयशा की बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो आयशा अचानक ही काउच पर लेटा कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और गुस्से में आयशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके होंठों को कुतरने लगता है। रणविजय की इस हरकत से आयशा को दर्द होने लगता है, उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक जाते हैं। रणविजय का खुद के करीब आना आयशा को जर भी पसंद नहीं था। आयशा को रणविजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सिद्धि की बताई बातें अब भी उसके दिमाग में थी। आयशा रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर पुश करने लगती हैं। पीडीसी आयशा का जोर हटे कट्टे रणविजय पर नहीं चल रहा था। रणविजय का एक हाथ आयशा के सूट के अंदर जाकर उसकी खुली कमर पर चलने लगता है। रणविजय अपनी बॉडी से आयशा की बॉडी को रब करने लगता है। आयशा की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि रणविजय ने अपनी बॉडी का सारा वेट उसके ऊपर ही डाल दिया था। रणविजय मदहोश हो रहा था, उसकी आंखों में डिजाइन उभर आए थे। रणविजय 15 मिनट में बंद आयशा के होठों को फ्री करके अपने होठों को जीभ से लकी करते हुए डीप वॉइस में बोला, थोड़ा फेन तो बनता है। आयशा जो रोते हुए अपनी सांसें संभाल रही थी, वो रणविजय की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। खौफ से उसकी आंखें फैल जाती हैं। रणविजय आयशा का दुपट्टा साइड कर देता है
और आयशा के विजिबल हो रहे क्लेवीज को अपनी डिजायर भरी नजरों से देखने लगता है। आयशा डर से कांपते हुए रणविजय से बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ये सब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुमसे किसने बोला, मुझे ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। फिर रणविजय आयशा की गर्दन पर किस करके बाइट करता है और अपनी बात पर जोर डालते हुए बोला, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, यू नो। आयशा रोते हुए से खुद को छुड़ाने को बोलती है, पर रणविजय को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो इस वक्त मदहोश हो गया था। और फिर रणविजय आयशा के क्लेवीज पर अचानक से ही भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। रणविजय आयशा के क्लेवीज पर किस और बाइट कर रहा था। वही रूम में रणविजय वाइल्ड हो चुका था। वो आयशा का सूट गले पर से फोड़ देता है। रणविजय आयशा के होठों को अपने कब्जे में लेकर फिर से कुतरने लगता है। आयशा दर्द के कारण अपने हाथ पैर फेंकने लगती हैं। आयशा रणविजय से खुद को बचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा के चाचा चाची के घर पर पार्टी का माहौल पूरे शबाब पर था। डोली ने शानदार डायमंड जड़ी साड़ी पहनी थी और अपनी सहेलियों के सामने उस साड़ी का खूब दिखावा कर रही थी। देखो, ये साड़ी खास मेरे लिए लंदन से मंगवाई है। महेश भी बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने में मसरूफ था, जैसे मानो उसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। उधर सिद्धि अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ डांस फ्लो पर मस्ती में झूम रही थी। दादी भी पार्टी में व्हीलचेयर पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी मेड शोभा पास में खड़ी थी। दादी ने शोभा की ओर दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा और बोली, शोभा, देख रही हो न, कैसे ये लोग उस मासूम आयशा को उस शैतान के हाथों बेचकर यहाँ अयाशी कर रहे हैं। भगवान जाने उस बच्ची के साथ कैसा बर्ताव होता होगा, उसे खाना पानी भी वक्त पर मिलता होगा या नहीं। शोभा ने दादी के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी, मैडम, आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। वहीं दूसरी ओर डोली की खुशियों का जैसे ठिकाना ही नहीं था। उसने सिद्धि को इशारे से बुलाया और धीरे से कहा, देख, वो जो अमीर आदमी खड़ा है ना, उसके पास जाकर थोड़ा डांस वांस कर, ऐसे दिखा कि तुझे उसमें दिलचस्पी है। अगर तेरे अंदा पर वो फिदा हो गया तो खूब पैसे खर्च करेगा हमारे ऊपर। सिद्धि मुस्कुराई और बोली, ठीक है मोम, आप देखती जाओ कैसे फंसाती हूँ उसे। कहकर वह उस अमीर आदमी की तरफ आकर्षक अंदाज में चल पड़ी और डोली अपने ही ख्यालों में खोई उसे जाते हुए देखती रही थी। दादी ये सब देखकर डोली के पास जाकर बोली, तुम और कितना गिरोगी, अपनी बेटी को तो बख्श दो, या उसको धंधे वाली बनने का इरादा है। डोली अपनी सांस को गुस्से से घूरते हुए बोली, मेरी पार्टी से दफा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। डोली शोभा को इशारा करती है और शोभा दादी को उसके रूम में ले जाती हैं। सिद्धि उस आदमी के पास जाकर सेक्सी सा डांस करके फंस लेती हैं और उसको अपने रूम में लेकर पहुंच जाती हैं। वो दोनों अपने सभी कपड़े रिमूव करके बाथरूम में जाकर बाथटब में बैठ जाते हैं। सिद्धि उस आदमी की गोद में बैठी थी। बाथटब का गर्म पानी उनकी त्वचा को छू कर रहा था। सिद्धि ने उस आदमी की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और उसकी गोद में थोड़ा सा उछलते हुए बोली, ओ बेबी, मुझे कुछ चुभ रहा है। वो आदमी भी छिछोरी तरीके से मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए बोला, अभी तो बहुत कुछ चुभने वाला है मिस सिद्धि। ये सुनकर सिद्धि की आंखों में शरारत की चमक आ गई। उस आदमी ने धीरे से उसके होंठों पर एक पैशनेट किस करने लगा। उसके हाथ सिद्धि की बॉडी पर फ्लो कर रहे थे। वो होंठों से उसकी गर्दन पर आकर किस करने लगता है, फिर वो उसकी उभारों पर जोर से बाइट करता है। सिद्धि ने उस आदमी को और भी करीब खींच लाई। उस आदमी ने सिद्धि की थाई पर प्यार भरा किस किया और उसकी सांसों की गर्माहट से सिद्धि का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। सिद्धि उस आदमी से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए बेबी। वो आदमी सिद्धि की लोअर बॉडी पर अपना हाथ घूमते हुए डीप वॉइस में बोला, जाने मन तुम्हें तो मैं अपना सब कुछ दे दूं, डायमंड नेकलेस क्या चीज़ है। फिर सिद्धि उस आदमी की गोद से उठाकर बाथरोब पहनाकर बोली, पहले आपकी जाने मन को डायमंड नेकलेस चाहिए, उसके बाद आगे कुछ होगा। सिद्धि कैट वॉक करते हुए बाथरूम से बाहर निकल जाती हैं। डोली रूम के गेट पर खड़ी हो करते हुए बोली, गुड लक। आसमान में सूरज चमक रहा था। रणविजय विला में मौजूद अपने पर्सनल जिम में जिम कर रहा था। रणविजय इस वक्त पसीने से तरबतर हो रखा था। रणविजय पसीने के कारण काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। जिम करने के बाद रणविजय टॉवल से अपना पसीना पोंछता है और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनकर सीधे अपनी रूम की ओर बढ़ जाता है। रणविजय जब रूम में पहुंचता है तो वहां पर आयशा को खड़ा देखता है। आयशा सिसक रही थी। वो रणविजय को देखकर उसके पास आकर अपनी मीठी आवाज में बोली, आपकी मेड ने मेरे रोली खरगोश को छीन लिया, प्लीज आप अपनी मेड से रोली को वापस करने को बोलिए ना।
रणविजय, जो कब से आयशा की खूबसूरती को निहारे रहा था, वो आयशा के गुलाबी होठों को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अगर तुम मेरी सभी बातें मानोगी तभी तुम्हें वो खरगोश मिलेगा। अगर तुमने मेरी एक भी बात मानने से मना किया तो फिर तुम्हें उस खरगोश की लाश ही मिलेगी। रणविजय की बात सुनकर आयशा डर जाती हैं और वो रणविजय से उसकी सभी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। रणविजय आयशा को ऊपर से नीचे तक देखकर रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए बाथरूम में जाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, फॉलो मी। आयशा बिना सोचे समझे रणविजय के पीछे चल देती हैं। वो दोनों बाथरूम में पहुंचते हैं। आयशा बाथरूम को देखकर मासूमियत के साथ रणविजय से पूछती हैं, आप मुझसे कपड़े धुलवाना चाहते हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके और आपके घर के सभी लोगों के कपड़े धो दूंगी। चाचा चाची के घर पर भी सभी के कपड़े मैं ही धोती थी। रणविजय आयशा की तरफ घूमकर अचानक ही उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्से में दांत बींचकर बोला, मुझे बड़बड़ करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और मैं तुम्हें 50 करोड़ में खरीदा कर कपड़े धुलवाने के लिए लेकर नहीं आया हूँ, तुमसे अपनी फिजिकल नीड पूरी करवाने लेकर आया हूँ। आयशा मासूमियत के साथ बोली, पर मैंने तो आपको पैसे देने का वादा किया है। रणविजय आयशा के नाइट सूट के ऊपर के 3 बटन खोलते हुए डीप वॉइस में बोला, आई रिमेंबर देम ऑल, पर जब तुम पैसे नहीं लौटा देती तब तक मैं तुमसे कुछ काम तो करवा सकता हूँ। आयशा रणविजय की बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर बोली, कौन सा काम? रणविजय आयशा को अचानक ही दीवार से सटकर कोल्ड वॉइस में बोला, सबसे पहले मेरे कपड़े रिमूव करो। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं। रणविजय आयशा के पास आकर उसके कान में कोल्ड वॉइस में बोला, तुम तो ये सब पहले भी कर चुकी हो। रणविजय की बात सुनकर आयशा उससे दूर होकर बोली, ये आप कैसी बेहुदगी भरी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी पहले नहीं किया। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसके हाथ को उसकी पीठ पर लगकर कोल्ड वॉइस में बोला, यहाँ बोलने का हक सिर्फ मेरे पास है, जो कहा है वो करो वरना उस खरगोश की तो। रणविजय की धमकी सुनकर आयशा की बात मानने को तैयार हो जाती हैं। उसके लिए रोली खरगोश उसके पापा के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर उसको कुछ हो गया तो फिर वो उसको अपने मन की बातें बताएगी, किसके साथ अपने दुख दर्द शेयर करेगी। रणविजय आयशा का हाथ छोड़ देता है। आयशा नजरें झुकाकर रणविजय की टी शर्ट रिमूव करती हैं। आयशा को बहुत शर्म आ रही थी, उसका यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था। रणविजय आयशा के हाथ पकड़कर कोल्ड वॉइस बोला, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मेरा टाइम बहुत कीमती है, फास्ट। रणविजय आयशा के हाथ छोड़ देता है और आयशा अपनी आंखें नीची करके रणविजय का लोअर भी रिमूव करती हैं। आयशा की हॉट बीट बढ़ती जा रही थी। रणविजय आयशा के कान में कोल्ड वॉइस में बोला, अभी मेरा बॉक्सर भी बाकी है, रिमूव। आयशा को पता था उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको ये करना ही पड़ेगा। आयशा बंद आंखों करके रणविजय का बॉक्सर भी रिमूव करती है। इसी वक्त उसका हाथ किसी हार्ड चीज से टच हो जाता है, जिसकी वजह से रणविजय की आंखें बंद हो जाती हैं। रणविजय गहरी सांस लेकर आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, ओपन योर आइज एंड पुट सोप ऑन माई बॉडी। आयशा ना में सिर हिलाती हैं। रणविजय आयशा के कान में कोल्ड वॉइस में बोला, अगर एक और बार तुमने मेरी बात मानने में आनाकानी तो तुम्हें और उस खरगोश को जमीन में गाड़ दूंगा। आयशा डर जाती हैं और अपनी आंखें खोलती हैं। रणविजय आयशा को छोड़कर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। आयशा शावर जाल ढूंढती है और शावर जाल लेकर वो जैसे ही रणविजय की तरफ पड़ती है तो रणविजय को पीछे विदाउट क्लॉथ देखकर चीख पड़ती है। रणविजय आयशा की कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब खींचकर खुद से सटकर उसके कान में गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखने की अदा डालनी चाहिए। क्यों अब हर रात तुम और मैं ऐसे ही हल में एक साथ रातें गुजरेंगे? आयशा ना में सिर हिलाती हैं तो रणविजय गुस्से में उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर फोर्सफुल किस करने लगता है। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि उसके बीच से हवा तक पास नहीं हो सकती थी। रणविजय आयशा के होंठों का रस पीता जा रहा था और आयशा उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आयशा की नाकाम रही। एक लंबी किस के बाद रणविजय ने आयशा के होंठों को फ्री किया। आयशा रणविजय की बाहों में अपनी सांसें संभाल रही थी। रणविजय आयशा के कान में बोला, बटरफ्लाई चलो, मेरी लोअर बॉडी पर शावर जाल लगाओ, कोई ना पुकार की तो ब्रेकफास्ट में खरगोश बिरयानी खानी पड़ेगी। आयशा रणविजय को नजरें उठाकर बोली, आप बहुत बुरे हैं। रणविजय आयशा के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोला, आई नो द। आयशा कांपते हाथों से आंखें बंद करके रणविजय की लोअर बॉडी पर शावर जाल लगा रही थी। तभी आयशा के कानों में रणविजय की कड़क आवाज पड़ी, ओपन योर आइज, मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो। आयशा अपनी आंखें खोलकर खुद से बुदबुदाई, मॉन्स्टर कहीं का।
रणविजय को शावर जाल लगते वक्त आयशा तो शर्म से लाल हो चुकी थी। रणविजय की बहुत बहुत ज़्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव थी और आयशा तो रणविजय की बॉडी को बहुत करीब से देखा रही। वही 1 घंटे बाद रणविजय ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर पूरी तरीके से रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आता है और डाइनिंग पर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सर्वेट रणविजय की ब्लैक कॉफ़ी सर्व करता है और दूसरा सर्वेट रणविजय को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। रणविजय न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कॉफ़ी का सीप लेता है। तभी एक कार अग्निहोत्री विला के अंदर एंटर करती है। उस कार में एक लगभग रणविजय की ही उम्र का आदमी उतरता है और तेज कदमों के साथ विला के अंदर जाता है। रणविजय शांति के साथ कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था कि उसकी शांति उस पल भाग होती है जब उसके कानों में एक तेज आवाज पड़ती है, मेरे शेर ये बता कि कल की रात कैसी रही, तुम फास्ट नाइट मनाकर आज तो बहुत फ्रेश फील कर रहा होगे। रणविजय न्यूज़पेपर डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने सामने खड़े आदमी को सर्द निगाहों से घूरता है। वो दूसरा आदमी रणविजय को खुद को यूं घूरते देखकर बोला, अरे यार मैंने ऐसा भी क्या गलत पूछ लिया, लड़ियां भी तो अपनी फास्ट नाइट की स्टोरी अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं। रणविजय उस आदमी की बात सुनकर अपनी एक आईब्रो इरेज करके रौबदार आवाज में बोला, मिस्टर निखिल कपूर, अगर सुबह ब्रेकफास्ट में मेरा पंच नहीं खाना चाहते तो चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करो। एक निखिल ही था जो रणविजय के साथ मजाक करने का दम रखता था। निखिल डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बैठकर रणविजय से बोला, यार जरा मुझे भी तो उस लड़की के दर्शन करवा जिसको तूने पूरे 50 करोड़ में खरीदा है। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, उसके खरगोश से मिलना है तो बता। निखिल रणविजय के सीरियस जोक पर हंसते हुए बोला, अरे वाह, 50 करोड़ खर्च करके तुझे एक लड़की के साथ खरगोश भी मुफ्त मिला है, क्या कमल का ऑफर था। ऐसा कोई दूसरा ऑफर मिले तो मुझे भी बताना। रणविजय निखिल को खुद पर हंसते हुए देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तेरे बाप को तेरी रासलीला की वीडियो भेज दी ना, फिर अपने उस मोकैम्बो बाप के सामने हंसना। निखिल रणविजय की धमकी सुनकर घबरा जाता है। रणविजय बड़े ही टेढ़े दिमाग का आदमी था, कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। रणविजय कॉफी सीप लेते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, रणविजय अग्निहोत्री कभी घटे का सौदा नहीं करता, अंडरस्टैंड। निखिल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। तभी वहां एक मेड आती है। सिर झुकाकर रणविजय से धीमी आवाज में बोली, बॉस वो खरगोश जब से मैम से अगल हुआ है तब से वो रो रहा है। निखिल मेड की बात सुनकर क्यूरियस होकर पूछता है, तुम्हें कैसा पता खरगोश रो रहा है। मेड निखिल को ग्रीट करके बोली, खरगोश की आंखों से आंसू बहा रहे हैं। रणविजय कोल्ड वॉइस में मेड से बोला, उस खरगोश को कुछ खाने पाने को दे दो। मेड जी बॉस बोलकर चली जाती हैं। वही निखिल की क्यूरोसिटी आयशा को देखने के लिए और भी बढ़ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठा रणविजय अपनी कॉफी का कप थामे हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके साथ निखिल भी बैठा था। निखिल ने मजाकिया अंदाज में रणविजय से कहा, यार आज का नाश्ता तो कुछ खास ही लग रहा है, ये टेबल पूरी तरह शाही बन गई है, मैं कुक का हाथ चूमना चाहता हूँ। रणविजय निखिल की बात सुनकर सीरियस टोन में बोला, मैंने उस फीमेल शेफ को जॉब से निकल दिया है, तुम्हें अब मेरे मेल शेफ के हाथ को चूम कर ही काम चलाना होगा। निखिल रणविजय के सीरियल मजा सुनकर हंसते हुए बोला, यार तू भी मेरे साथ रहा कर मजाक करने लगा है, वैसे तेरी 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड कहाँ है, मुझे भी मिलवाओ। रणविजय कुछ बोलने ही वाला था, तभी आयशा सिंपल सा अम्ब्रेला सूट पहनकर आती हैं। निखिल की नज़र जैसे ही आयशा पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठहर सा गया, जैसे उसकी खूबसूरती ने उसे मोहित कर दिया हो। आयशा धीरे धीरे रणविजय के पास आती है। उसकी आवाज़ में हल्की सी हिचकिचाहट थी, पर वह अपनी बात रखने की कोशिश करती है। रणविजय जी, मुझे पता चला है कि मेरे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, मुझे अपनी जॉब के लिए वो चाहिए। रणविजय ने अचानक ही उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। यह इतनी जल्दी में हुआ, आयशा कुछ भी समझ नहीं पाई। आयशा का सिर रणविजय की चेस्ट से टकरा गया। आयशा अपना सिर मसलती हैं। आयशा की आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर हैरानी। वो रणविजय की ओर अपनी तितली जैसी आंखों से देखती है, जैसे उसके मन में कई सवाल हों। रणविजय उसके गाल पर अपने गाल को हल्के से रगड़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई हम बाकी की बात बंद में करेंगे, पहले तुम मुझे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाओ। रणविजय की टोन में ऑर्डर था, जो आयशा समझकर रणविजय को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगती हैं। रणविजय आयशा को इंटेंस नज़रों से देखते हुए उसकी नाजुक उंगलियों पर बाइट कर रहा था और आयशा के मुंह से हल्की हल्की आहें निकल रही थी। आयशा रणविजय को ब्रेकफास्ट खिलाते हुए आई। आउच! रणविजय जी प्लीज उंगलियों पर बाइट मत करो। रणविजय आयशा के लोअर लिप पर बाइट करके डीप वॉइस में बोला, अब ठीक है। निखिल ये देखकर नोटी स्माइल करते हुए बोला,
जब तुम दोनों यहाँ इतने रोमांटिक हो तो तुम्हारी बैड केमिस्ट्री तो आग लगने वाली होगी। आयशा शर्म कर अपना चेहरा रणविजय की गर्दन में छुपा लेती हैं। निखिल आयशा को शर्माते हुए देखकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। रणविजय आयशा की पीठ पर सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मैं अभी भूखा हूँ। आयशा फिर से रणविजय को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगती हैं। इस पूरे वक्त रणविजय के हाथ आयशा की पीठ पर सेक्सुअल तरीके से फ्लो कर रहे था। आयशा रणविजय को ब्रेकफास्ट खिलाकर फिर से अपने डॉक्यूमेंट मांगती हैं। रणविजय आयशा की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, वो डॉक्यूमेंट तो मैंने महेश से पैसे देकर खरीदे हैं, वो तो अब तुम्हें मिलने से रहे। आयशा ने मासूमियत भरी नज़रों से रणविजय की ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे एक अच्छी जॉब के लिए अपने सर्टिफिकेट चाहिए, प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए। रणविजय हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो तो अब तुम्हें नहीं मिलने वाले, अब भी वक्त है, मेरी हो जाओ बटरफ्लाई। आयशा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और मासूमियत से कहा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। उसकी बात सुनते ही रणविजय का चेहरा गुस्से में बदलने लगा, लेकिन उसने खुद पर काबू किया। आयशा रणविजय की लैब से खड़ी हुई और तेज कदमों से वहां से चली गई। निखिल ने रणविजय की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, यार ये बला की खूबसूरत लड़की कहाँ से मिल गई तुझे? इसके लिए तो 50 करोड़ भी बहुत कम है। वैसे ये बात क्या कर रही थी? रणविजय ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वह अपनी कॉफी के सीप लेते हुए बेहद शांत अंदाज में बोला, तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो मेरी है, समझे मिस्टर केसेनोवा? निखिल रणविजय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके, वैसे तुम्हारी बटरफ्लाई है ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल उसके ऊपर आ जाए, उसको तुम्हारे सबकी निगाहें से दूर अपनी बाहों में छुपा लो। रणविजय निखिल की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। ब्रेकफास्ट करके दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयशा आज बड़ी उम्मीदों के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची थी। एचआर कैबिन के अंदर बुलाया गया तो उसने गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंस से डोर नॉक किया। कैबिन के अंदर से आवाज आई, कॉम। आयशा हल्के से मुस्कुराते हुए अंदर आई और एचआर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। ने आयशा को एक नज़र देखा, फिर इंटरव्यू शुरू किया। आयशा इंटरव्यू पास हो जाती हैं। एचआर आयशा से इम्प्रेस हो गया था। आयशा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। एचआर बोला, तो मिस आयशा, आपने जो क्वालिफिकेशन बताई है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, कुछ अनुभव भी है आपके पास, और वैसे तो हमें ऐसे टैलेंटेड लोग कम ही मिलते हैं। अब बस एक ही चीज़ चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स। आयशा थोड़ा हिचकिचाई और धीमी आवाज़ में बोली, सर, मेरे सर्टिफिकेट्स फ़िलहाल मेरे पास नहीं हैं। एचआर ने थोड़ी सी हैरानी से पूछा, ओह, तो कहाँ हैं आपके सर्टिफिकेट्स? आयशा ने गहरी सांस ली, सर, वो कुछ पर्सनल कारणों की वजह से फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं जल्द से जल्द उन्हें ले आऊँगी। एचआर ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए मिस आयशा, हम आपके टैलेंट को पहचानते हैं, लेकिन हाँ, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सर्टिफिकेट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स के बिना ज्वाइनिंग संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको कल सुबह तक का वक्त देता हूँ। आप अपने सर्टिफिकेट्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइएगा, फिर हम आपके ऑफर लेटर और सैलरी पर बात करेंगे। आयशा के चेहरे पर खुशी और हल्की चिंता का मिश्रण था। वो उठते हुए बोली, थैंक यू सर, मैं कल तक डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाऊंगी। बाहर आते ही उसने खुद से कहा, चाहे जो हो जाए, मुझे अपने सर्टिफिकेट्स हासिल करने ही होंगे, चाहे इसके लिए मुझे चोरी भी क्यों ना करनी पड़े। फिर आयशा ने दृढ़ता से खुद को तैयार किया और कंपनी से बाहर निकल गई। अपने मिशन को पूरा करने की ठान चुकी थी। आयशा को अंदाजा था, अगर उसकी इस कंपनी में जॉब लग गई तो उसकी सैलरी लाखों में होगी। आयशा इस हाथ आए मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। आयशा दबे पांव रणविजय के कमरे में दाखिल हुई। अपने हाथों में नटखट रोली को संभालते हुए आयशा धीरे धीरे क्लोजेट रूम में पहुंचती हैं और आलमारी खोलते हुए बुदबुदाई, इस मोकेम्बो को तो बस सब पर हुक्म चलाना आता है, ये सेठ जंगल का राजा समझता क्या है खुद को। रोली अपने छोटे छोटे पंजों से दरवाजे के पास बैठे हुए अलर्ट खड़ा था। वो अपनी भाषा में फुसफुसाया, चू चू चू, आशु जल्दी करो, वो शैतान कुमार आ गया तो हमारी खटिया खड़ी कर देगा। आयशा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और। वैसे ये मास्टर जंगली से क्या उम्मीद करनी, सोचता होगा कि कोई उसे हर नहीं सकता। रोली की आंखें चमकी, उसने दरवाजे की ओर देखकर एक बार फिर चेतावनी दी, आशु वाकई जल्दी कर, उसकी भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। आयशा ने थोड़ी और तेजी से फाइल्स टटोली पर उसके हाथ नाकामी लगी। वही रणविजय रूम में जैसे ही एंटर हुआ तो पूरे रूम को फैला हुआ देखता है और आयशा को बेड पर माथे पर हाथ रखकर बैठे थी। रणविजय अपने रूम का हल देखकर कोल्ड वॉइस में आयशा से बोला, व्हाट आर ऑल दीज?
आयशा के कानों में जब रणविजय की आवाज़ पड़ती है तो वो अपने संज में आती हैं और झट से बेड से खड़ी हो जाती हैं। रणविजय गुस्से में दांत भींचकर आयशा से पूछता है, वाई हैव यू केप्ट माई रूम इन सच अ कंडीशन, आंसर मी। आयशा रणविजय का गुस्से से लाल चेहरा देखकर अंदर तक कांप जाती है। रणविजय अपनी आंखें से लाल आंखों से लगातार आयशा को ही देख रहा था। आयशा हालिकते हुए बोली, वो मैं। रणविजय आयशा के करीब आकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लेकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम कहीं अपने डॉक्यूमेंट तो नहीं ढूंढ रही थी। आयशा अपनी पलकें झपका कर हाँ बोलती हैं। आयशा की बात सुनकर रणविजय की पकड़ उसके बालों पर और कस जाती है। रणविजय गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, हाउ डेयर यू सर्च माई रूम। आयशा डर के मारे रोने लगती है। रणविजय इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके रूम की कोई भी चीज अपनी जगह से थोड़ी भी इधर उधर हो। रणविजय को थोड़ी भी गंदी बर्दाश्त नहीं थी, और सबसे बड़ी बात आयशा का उसके रूम में अपने डॉक्यूमेंट ढूंढना। रणविजय को अपने खिलाफ जाने वाले लोग जर भी पसंद नहीं थे। आयशा रोते हुए बोली, मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे पता था आप मुझे मांगने पर मेरे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। रणविजय आयशा की चलती जबन को देखकर हैरान था। मतलब ये लड़की डर से कांप रही थी, पर इसकी जबन नहीं रुक रही थी। रणविजय आयशा के चेहरे को देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र आयशा फड़फड़ाते गुलाबी होठों पर पड़ती हैं, जिन्हें देखकर रणविजय का गला सूखने लगता है। और फिर क्या था, रणविजय अचानक ही आयशा के होठों को अपने होठों की गिरफ्तार में ले लेते हैं और रणविजय आयशा के लोअर लिप को लिक और सक करने लगता है। रणविजय की इस हरकत से आयशा की आंखें फैल जाती हैं। रणविजय आयशा के होठों पर अपनी मनमानी पूरी तरीके से कर रहा था। आयशा रणविजय को खुद से दूर धकेल रही थी, पर रणविजय को वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पाई थी। दूर करना तो बहुत दूर की बात थी। रणविजय का एक हाथ आयशा के सिर को होल्ड करे हुआ था और दूसरा हाथ आयशा के नाइट सूट के अंदर चल रहा था। रणविजय इतना ज्यादा एक साइड हो गया कि उसने आयशा के उभर को अपनी गिरफ्तार में लेकर उसके साथ भी अपनी मनमानी शुरू कर दी। आयशा रणविजय की इस हरकत से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई कि खुद को बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगी, पर रणविजय आयशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। आयशा उसके सामने एक नाजुक फूल के जैसी थी। रणविजय को आयशा के साथ अपनी मनमानी करने में बहुत मजा आ रहा था। रणविजय अपनी मनमानी करता रहा। वही जब आयशा बस बेहोश होने ही वाली थी, तब जाकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा रणविजय की बाहों में झूल जाती हैं और अपनी सांसें संभालने लगती हैं। रणविजय अपने होंठ पर चीप घूमकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगली बार अगर मेरी इजाजत के बिना कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी इज्जत छीनने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। गेट आउट ऑफ माई रूम। रणविजय आयशा को बेड पर पटक कर नाइट स्टैंड से रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। वही आयशा बस्तर में अपना मुंह छुपा कर रो रही थी। उसकी जिंदगी एक बुरे सपने के जैसी हो गई थी। 5 मिनट बाद 2 मेड रूम में आती हैं। वो रूम का हल देखती हैं। एक मेड आयशा से रूम से बाहर जाने को बोलती हैं। आयशा रोते हुए रूम से बाहर चली जाती हैं। वही दोनों मेड रूम की सफाई में लग जाती हैं। आयशा रोते हुए चले जा रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती हैं। आयशा अपना पैर पकड़कर बोली, भगवान मुझे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं। ऐसी जिंदगी से तो मारना ही भला है। आयशा रणविजय की हरकतों को याद करके रो रही थी। वही दूसरी तरफ यूपी शहर की शराब की फैक्ट्री में रात गए पुलिस ने छाप मार दिया था। इंस्पेक्टर फैक्ट्री में मौजूद एक आदमी को पीटते हुए पूछते हैं, मिलावटी शराब का धंधा करते हो, तुम्हारी ये शराब पीकर ना जाने कितने लोग मार गए। अब ये बता ये किसकी फैक्ट्री है, कौन है इस जहली शराब फैक्ट्री का मालिक। वो आदमी इंस्पेक्टर को धक्का देकर बोला, ये भैया जी की फैक्ट्री है, अगर अपने बीवी बच्चों को सही सलामत देखना चाहता है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर भैया जी सुनकर उस आदमी से सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये भैया जी की फैक्ट्री है। तुम भैया जी इस बारे में कुछ मत बोलना। वो आदमी इंस्पेक्टर को गुस्से से घूरते हुए बोला, चल अब दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर उस आदमी के पैर छूकर अपनी टीम को वहां से लेकर निकल जाता है। वही पुलिस जीप में पीछे बैठा कांस्टेबल दूसरे कांस्टेबल से पूछता है, भाई ये सब क्या था और ये भैया जी कौन है। दूसरा कांस्टेबल उस पहले वाले कांस्टेबल से धीमी आवाज में बोला, भैया जी यूपी के राजा हैं और मौत का दूसरा नाम। अगर यूपी में कोई भैया जी के खिलाफ गया तो फिर उसको और उसके परिवार को भैया जी के कहर से कोई नहीं बचा सकता था।
अभी कुछ दिन पहले ही भैया जी ने एक ईमानदार पुलिस वाले को उसके परिवार के साथ उसके ही घर में दिन दहाड़े जिंदा जलाकर मार दिया। तो तुम भी अगर यूपी में चैन से रहना चाहते हो तो कभी भैया जी के खिलाफ मत जाना। पहला कांस्टेबल हाँ में सिर हिलाता है। वही एक बंगले के लिविंग हॉल में एक आदमी ब्लैक कलर के कुर्ता पजामा पहना कर काउच पर एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे हाथ में देसी कट्टा लेकर बैठा था। उस आदमी के माथे पर लंबा तिलक लगा था और गले में सोने की मोटी मोटी चेन और सीधे हाथ में सोने की घड़ी और उल्टे हाथ में ढेर सारी माला पहन रखी थी। उसके सामने 10 आदमी खड़े थे। काउच पर बैठा था, शराब का घूंट भरकर उन सब आदमियों से कर्कश आवाज में बोला, तुम लोग एक बात को गंध बंध लो, अगर इस बार उस छोकरी को लाने में तुम लोग नाकामयाब हुए तो तुम लोग को ऐसी सजा मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो सभी आदमी सिर झुकाकर जी भैया जी बोलकर टेबल पर रख तलवारें बारी बारी उठाकर वहां से निकल जाते हैं। उन आदमियों के जाने के बाद एक लड़की जिसने सेक्सी तरीके से साड़ी पहनी हुई थी, वो भैया जी के पास नाराज होकर बोली, भैरो मैं कब से रूम में तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम हो कि यहाँ इन लोगों के साथ मगज मार रहे हो। भैया जी उफ भैरो सिंह उस लड़की की नाजुक कलाई पकड़ कर खींचता है और वो लड़की भैरो के ऊपर आकर गिरती है। भैरो उस लड़की के कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम तो हमारी रानी हो, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं। फिर भैरो उस लड़की के होठों पर अपनी गिरफ्त में लेता है। वही अगली सुबह रणविजय के विला में निखिल रोली को लेकर डाइनिंग हॉल में आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। निखिल रोली से मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाऊंगा, जब तुम उसको देखोगे तो तुम भी मेरी तरह उसके दीवाने हो जाओगे। रोली निखिल की बात सुनकर स्माइल करता है। रोली निखिल से अपनी भाषा में बोला, चू चू चू। निखिल कुमार मैं भी अब 1 साल का हो गया हूँ, आप अपने हाथ मेरे भी हाथ पीले कर ही दो, एक मंडप पर हम दोनों का काम हो जाएगा। निखिल रोली की क्यूट स्माइल देखकर बोला, गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर कहीं तुम्हारा घोड़ी चढ़ने का मन तो नहीं कर रहा। रोली हॉ में सिर हिलाता है। निखिल रोली के माथे पर किस करके बोला, यार रोली तुम तो बड़े कमल के हो, आई लव यू। तभी निखिल के कानों में एक आवाज पड़ती है, वैसे भी तुमसे अब लड़कियां कहाँ पटने वाली हैं, तो तुम इस मेल खरगोश के साथ अपना लव स्टोरी चालू रखो। निखिल डाइनिंग हॉल के डोर पर खड़े रणविजय को देखता है, जो सर्द निगाहों से उसको ही देख रहा था। निखिल रोली को अपनी बिल वाली चेयर पर बैठ देता है और फिर रणविजय से बोला, यार तुम्हारे ये सीरियस मजाक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, साला पता ही नहीं चलता तुम मजाक कर रहे हो या सीरियस हो। रणविजय अंदर आते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, आई आम सीरियस। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तुम ही सीरियस रहो, मुझसे पूरे दिन सीरियस नहीं रहा जाता। वैसे इस रोली की दीदू कहाँ है। रणविजय अपनी चेयर पर बैठकर कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट केयर अबाउट यूजलेस पीपल। निखिल रणविजय की बात सुनकर नोटी स्माइल करते हुए बोला, हो तभी तो तुम थरकी भालू की तरफ उस फालतू लड़की पर जब देखो टूट पड़ते हैं और उसके साथ नोटी हरकतें करने लगते हैं। रणविजय निखिल को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैं उसकी पूजा करने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, मैं अपनी फिजिकल नीड के लिए उसको लेकर आया हूँ। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तो फिर तुम्हें आयशा से शादी कर लेनी चाहिए, तुम तो वैसे भी उससे शादी करने वाले थे, तो नेक काम में देरी कैसी। रणविजय घनमड में निखिल से बोला, आई एम नॉट इन द मूड। रणविजय मेड को इशारा करता है। मेड उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती हैं। रणविजय अपने कॉफी पीते हुए अपने फोन में मेल चेक करने लगता है। वो लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे, तभी आयशा वहां आती हैं। आयशा ने आज जीन्स और उसके ऊपर वाइट कलर की सिंपल कुर्ती पहनी हुई थी और बालों को खुला ही छोड़ हुआ था। आयश ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रखा था, वो फिर भी बल्कि खूबसूरत लग रही थी। आयशा के गारे गारे गालों पर वो लाली और उसकी तितली जैसी बड़ी बड़ी आंखें, उसके गुलाब की पंखुड़ियों से नर्म नर्म होंठ और उसकी वो बूढ़ी आंखें जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगी हैं। आयशा निखिल के पास आकर सैड वॉइस में बोली, रोली कहाँ है। निखिल रोली आयशा को सौंप कर बोला, आयशा ब्रेकफास्ट कर लो। आयशा ना में सिर हिलाती हैं और बिना रणविजय की तरफ देखें जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। निखिल आयशा को भूखे पेट जाते देखकर रणविजय से बोला, तुमने आयशा के साथ कुछ किया क्या, वो कितनी दुखी लग रही थी। रणविजय एक मेड को इशारे से आयशा के पीछे जाने को बोलता है। आयशा ने रणविजय से बार बार अपने डॉक्यूमेंट मांगे पर रणविजय ने देने से साफ इनकार कर दिया। क्यों, रणविजय तो चाहता था आयशा उसके बेड पर आ जाए। मेड आयशा के पीछे चली जाती हैं। निखिल गहरी सांस लेकर रणविजय से बोला, यार मुझे नहीं पता आखिरी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर यार उस मासूम लड़की पर तरस खा, क्यों तुम उसको इतना परेशान करते हैं।
रणविजय अपनी चेयर से खड़ा होकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारे बाप को तुम्हारी रंगरलियां की फिल्म भेजनी ही पड़ेगी। निखिल रणविजय की बात सुनकर घबरा जाता है और मुंह बनाकर बोला, यार तू मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। रणविजय डेविल स्माइल करते हुए निखिल से बोला, एक विलन से अच्छाई और सच्चाई की उम्मीद करना बेकार है, तो अब ऑफिस चलो। रणविजय ऑफिस निकल जाती हैं और निखिल भी उसके पीछे निकल जाता है। वही आयशा चिलचिलाती धूप में पैदल चले जा रही थी। धूप से आयशा का चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। आयशा रोली से बोली, रोली मैं तुम्हें दादी के पास छोड़ने जा रही हूँ। रोली इशारे से पूछता है कि क्यों वो उसको दादी के पास छोड़ना चाहती हैं। आयशा की बात समझकर रोंदू आवाज में बोली, जब मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मेरे हाथ से अच्छी खासी जॉब भी चली गई। अब रणविजय जी शर्तें जीत जाएंगे और वो मेरी इज्जत। आयशा रो पड़ती है और रोते हुए रोली से बोली, और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती के साथ वो सब करेंगे जो मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं समुद्र में कूदकर मारने वाली हूँ, पर उससे पहले तुम्हें दादी के पास छोड़कर आ जाऊंगी। आयशा की बात सुनकर रोली घबरा जाता है और ना में सिर हिलाने लगता है। आयशा रोली को अपने सीने से लगकर बोली, रोली तुम अपना और दादी का ध्यान रखना और मेरी चिंता मत करना, मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। रोली भी रोने लगता है। आयशा ये कदम उठाना तो नहीं चाहती थी, पर वो मजबूर महसूस कर रही थी। उसको रणविजय से छुटाने का कोई रास्ता नहीं और वो ऐसे नहीं जी सकती थी। आयशा और रोली दोनों रो रहे थे, तभी उनके पास एक वॉन आकर रुकती है, जिसके अंदर से दो आदमी निकलते हैं। एक आदमी आयशा को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी रोली को छीनकर खड़ पर फेंक देता है। वो दोनों आदमी फटाफट आयशा को अपनी वॉन डालकर ले जाते हैं। कमेंट टू नेक्स्ट एपिसोड लॉन्ग मिलेगा। थैंक यू।